यस। एक बार प्लीज कंफर्म कर देना, ऑडियो को लेकर, वीडियो को लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम, ऑडियो या वीडियो को लेकर कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रहा है, अदरवाइज अपने क्लास शुरू करें। ठीक है, दिख रहा है? जो लिखा हुआ है दिख रहा है? जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो दिख रहा है? उसको लेकर कोई दिक्कत? चलो ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक है। देखो, जो जजमेंट होती है ना, नॉर प्रैक्टिकली जो जजमेंट होती है वो मोटा मोटी कुछ इस तरह से होती है। राजस्थान के जो पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हर स्टेट का थोड़ा बहुत चेंज होता है, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत चेंज होता है। भाई जजमेंट ऐसा होता है, कोर्ट का पूरा नाम आता है ऊपर, सबसे पहले ऊपर कोर्ट का नाम रहता है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ तो इन्होंने ऑफिसर लिख रखा है, केस नंबर हो गया, जो जैसे पीठासीन अधिकारी बट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली होता है, कोर्ट का नाम आ गया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यही लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद केस का नंबर आ जाता है। देन उसके बाद प्रोसिक्यूशन और एक्यूज। प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल में यही होता है, स्टेट ऑफ राजस्थान होगा, या फिर अगर कोई डिपार्टमेंट हो तो डिपार्टमेंट होगा, ये सब। और एक्यूज जो भी एक्यूज का नाम है। देन उसके बाद केस किस किस सेक्शन का है, ठीक है। जो अपने बात कर रहे हैं, ये तो अभी अपने उसके बात कर रहे हैं, अपने जो बात कर रहे हैं कि भाई जजमेंट में आपको क्या लिखना होता है, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसीजन, रीजन फॉर डिसीजन। ये तो केस के फैक्ट है, कि केस के फैक्ट पहले आते हैं, और उस फैक्ट के बाद आता है, मतलब क्या हो गया, ये जो लिखा हो ना, अवधार्य बिंदु संख्या 1, कि क्या अभियुक्त सलीम पठान ने दिनांक को परिवादी श्रीमती वहीला पठान से विवाह संपन्न होने के पश्चात परिवादिया के पति होकर, ये जो बात है कि भाई ये एक ऐसा फैक्ट है कि अगर ये फैक्ट प्रूव होता है तो केस के डिसीजन पे इफेक्ट होगा, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, पहले तो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन बना दिए, देन उसके बाद एक एक पॉइंट को, अवधार्य बिंदु संख्या 1, फिर उस पर सारी बात होगी, जिसको अपने बोलते हैं रीजन। और इसी का इसी के अंदर फैसला भी होता है। भाई रीजन, पहले पूरा रीजन लिखते हैं, भाई ये पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन में हमने क्या क्या बातें की, फिर इसमें हमारा क्या फैसला है और क्यों है। पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसीजन, रीजन फॉर डिसीजन। उसके बाद जो सजा वगैरह जो होती है उसके अंदर आते हैं अब आगे की कहानी, जो अपने बात कर रहे थे ना, सजा वगैरह। जहां पे पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन खत्म हो जाते हैं, जो मान लो यहाँ पे इसमें 2 पॉइंट्स है, तो 2 पॉइंटों पे डिटर्मिनेशन वगैरह, क्या फैसला है, क्या रीजन, सब लिख दिया। फिर आता है आदेश, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कि भाई इसने ऑफेंस किया है या नहीं किया है, फिर उसमें ऑर्डर में ये लिखा जाता है। और अगर उसको ऑर्डर में लिखा जाता है इसने ऑफेंस किया है, फिर उसके बाद एक और पैरा जुड़ता है, जिसमें हम बोलते हैं सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट। सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट, ध्यान देना, ऑर्डर जब कोर्ट लिखता है कि ये फैसला है, उसके बाद जज के साइन होते हैं, ये रहे साइन। हर पेज पे साइन नहीं हो रहे हैं। एक चीज आपने देखी होगी कि हर पेज पे साइन नहीं हुए हैं। अगर आप पूरा पेज उठा ले अपने, तो हर पेज पे साइन नहीं हुए हैं, कोई मर्जी, ये पूरा पेज है, इस पे कहीं साइन नहीं हुए हैं, कहीं साइन नहीं हुए। हर पेज पे साइन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो जो हर पेज वाला है वो एक ही अपवाद है, और वो फॉलो नहीं होता है, क्योंकि डिलीवरी वाला मामला होता ही नहीं है। जज के ऑर्डर के बाद साइन आ गए, और उसके बाद अगर सेंटेंस सुनाया जाता है तो सेंटेंस के बाद साइन होते हैं। साइन में कुछ नहीं होता, साइन जज अपने साइन कर देता है, उसके बाद जो भी उसकी पोस्ट है, मान लो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट फर्स्ट क्लास है वो, ये सब। तो इन शॉर्ट, जजमेंट में क्या क्या मोटी मोटी बातें होती हैं, केस के फैक्ट तो होते हैं, पर वो हमको बीएनएसएस नहीं बताता है। प्रैक्टिकली जो जजमेंट में बातें लिखी जाती हैं वो तो बहुत ज्यादा बातें हैं। बीएनएसएस में तो सिर्फ इतना बोला गया, क्या भैया आप पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन लिखोगे, आप फिर उस पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन पे डील करोगे, उसका क्या फैसला है, क्यों है, पूरा रीजन लिखोगे। फिर आप उसके बाद अपना फैसला सुनाओगे कि उसने ऑफेंस किया है या नहीं किया है। फिर उसके बाद आप, अगर उसने ऑफेंस किया है तो उसको सजा बताओगे कितनी सजा है, और अगर एक्विटल का मामला है तो लिबर्टी पे होगा। फिर अपने जो उसके बाद जो आगे की कहानी पढ़ रहे थे, साइन वाला मामला अपने बात कर रहे थे
कि भाई जजमेंट कैसे सुनाई जाएगी। अब ये जजमेंट है, जज के पास पावर है, वो जजमेंट कैसे भी सुना सकती है, चाहे तो वो सिर्फ डिलीवर कर दे, चाहे ये शुरू से लगे एक एक बात को रीड करने, चाहे तो सिर्फ इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं कि भाई इस केस के अंदर ये एक्यूज्ड है, ये है, वो रीड कर दे। साइन ऐसा है क्योंकि इन्होंने जो जज हैं इन्होंने पूरा ऑपरेटिव पार्ट रीड किया होगा, तो इन्होंने सिर्फ यहाँ पर लास्ट में साइन कर दी, हर एक एक पेज पे साइन नहीं किया। अगर डिलीवरी होती, सिर्फ डिलीवरी होती, जैसे ऑर्डर की डिलीवरी होती है, ज्यादातर ऑर्डर ये होता है कि जज ज्यादा डिलीवर कर देता है ऑर्डर, तो वहां पे एक एक पेज पे साइन होता है। ठीक है, ये चीज है। साइन आप समझ गए भी साइन कहाँ होता है। कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने छोटी सी जजमेंट इसलिए निकाली भी 3-4 पेज की, तो आप लोग को समझने में इजी रहेगा, अदरवाइज तो कोर्ट की जजमेंट बहुत बड़ी बड़ी होती है। जी, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, फिर अपने आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। हमने मोटा मोटी जो एक इंपॉर्टेंट जितनी बातें थी ना, जो जिनमें से एक टॉपिक मेंस में भी आ सकता है, जो कंटेंट, बाकी उसके अलावा जितनी बातें वो प्री के लायक इंपॉर्टेंट है, उसको इसी तरह से पढ़ना। कंटेंट क्या है, एक्यूज का होना जरूरी है या नहीं, कंटेंट के बाद अगर कोर्ट जजमेंट सुनाएगी तो कैसे सुनाएगी, ये 2-3 बातें होंगी। अब आते हैं जो उससे रिलेटेड और कनेक्टेड बातें हैं, जहां से अपने चलते हैं। भाई अपने ने 392 और 393 पढ़ लिया, अब अपने आते हैं 403 को लेकर, विच इज एल्टरेशन ऑफ जजमेंट। एल्टरेशन बोल दो, रिव्यू बोल दो, कि क्या जजमेंट, ये पूछा जाता है क्या जजमेंट रिव्यू हो सकती है, क्या जजमेंट एल्टर हो सकती है। रिव्यू का तो मतलब ये होता है कि भाई आपने जजमेंट सुना दी, उसके बाद वकील आता है, मान लो आपने दो पार्टी है ए और बी, ए और बी, आपने जजमेंट सुना दी बी के खिलाफ, बी के खिलाफ। उसके बाद बी का वकील आता है कि सर या मैडम, हमारे को कोई एक नया एविडेंस मिला है, आप प्लीज केस को दोबारा ओपन कर लो। दोबारा ओपन मतलब आपने जो जजमेंट सुनाई है ना, आप इसको दोबारा रिव्यू कर लो, केस को दोबारा रीओपन कर लो और इसके अंदर जजमेंट को रिव्यू कर लो। हम आपको नई कुछ एविडेंस लाए हैं वो देते हैं, उसके बाद आपका जो फैसला हो देख लेना। रिव्यू बोल दो, रीओपन बोल दो, ऐसा कुछ। या रिव्यू के बारे में क्या बोला जाता है, रिव्यू का मतलब क्या होता है, वो कोर्ट या वो जज जिसने डिसीजन पास किया है ना, या जिसने जजमेंट पास की है, वो रिकंसीडर अगर करे, तो वो अगर दोबारा अपने फैसले को रिकंसीडर करे, हम बोलते हैं रिव्यू। हायर कोर्ट करती है तब नहीं, तब तो रेफरेंस होता है या फिर अपील होती है, वो चीजें होती है। तो यहां पर बात हुई है कि भाई मान लो आपने फैसला सुना दिया, तो क्या आप अपने फैसले को रिव्यू कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। क्या आप फैसला सुनाने के बाद उस फैसले को चेंज कर सकते हो क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि हाँ ऑफेंस किया है और आपने उसमें सजा सुना दी उसको 1 साल, बाद में आपको लगता है नहीं यार 1 साल नहीं, कम करनी चाहिए थी, क्या आप बाद में चेंज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। इन शॉर्ट, क्या जजमेंट एल्टर या रिव्यू हो सकती है, नो, नो, प्री में पूछा जाता है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब है अगर कहीं पर भी कुछ अलग बताया हुआ है तो ये बात नहीं लगेगी। अदरवाइज प्रोवाइडेड मतलब अगर कहीं और कुछ अलग बात बोली हुई है कि जजमेंट रिव्यू हो सकती है या जजमेंट साइन हो चेंज हो सकती है, तब ये बात नहीं लगेगी, ये बात बोली है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। पहली बात जो इंपॉर्टेंट है, जजमेंट सुनाने के बाद रिव्यू नहीं होगी या जजमेंट साइन करने के बाद रिव्यू नहीं होगी। जजमेंट सुनाने के बाद रिव्यू नहीं होगी या जजमेंट साइन करने के बाद। भाई इन शॉर्ट, हालांकि कोई ऐसा कोई
रिजिड फॉर्मूला नहीं है कि पहले जजमेंट साइन होगी या पहले जजमेंट प्रोनाउंस की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है जज पहले जजमेंट प्रोनाउंस कर दे फिर साइन करे, या हो सकता है साइन कर चुका हो फिर प्रोनाउंस करे, कुछ भी बोल दो। तो बात ये उठती है कि जजमेंट अगर सुनाने के बाद रिव्यू या अल्टर नहीं होगा या साइन करने के बाद, तो ध्यान रखना अगर जजमेंट साइन हो गई, एक बार जजमेंट पे साइन हो गए, उसके बाद ना तो वो जजमेंट चेंज हो सकती है ना ही उसका रिव्यू होगा, ना ही चेंज हो सकती है ना ही रिव्यू होगा, एक्सेप्ट क्लैरिकल मिस्टेक, अरिथमेटिकल मिस्टेक, अरिथमेटिकल मिस्टेक विच मीन्स टाइपिंग का कोई एरर हो गया, क्लैरिकल मिस्टेक। अरिथमेटिकल इज कैलकुलेशन, आपने फाइन कैलकुलेट किया, आपको लगा कि इसमें इस पे फाइन लगना चाहिए 5,000, बाद में आपको लगा कि अरे यार मुझसे कैलकुलेशन में गलती होगी, मुझसे कैलकुलेशन में गलती होगी, आप कम ज्यादा कर सकते हो, उसको आप चेंज कर सकते हो। अगर क्लैरिकल मिस्टेक है, कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक है, मीन्स कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई या फिर कोई टाइपिंग में गलती होगी, वो हो सकता है। ये प्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। कौन सा सेक्शन बात करता है कि जजमेंट अल्टर या रिव्यू नहीं हो सकती? इसमें सेक्शन नंबर बहुत कम बार पूछा है, ये कई बार आया हुआ है, ध्यान देना, यहीं पर लिख लेना। सिविल में रिव्यू भी है, रेफरेंस भी है, रिवीजन भी है। क्रिमिनल में रिव्यू नहीं है, क्या है, रिव्यू नहीं है, रेफरेंस और रिवीजन है, ये है। ये ज्यादातर ये टॉपिक कंसेप्ट में पूछा जाता है, प्री में आता है कि जजमेंट को अल्टर या रिव्यू किया जा सकता है क्या, अगर तो वो ये पूछ रहा है ना आपसे क्रिमिनल को लेकर, वैसे पूछेगा कि क्या क्रिमिनल जजमेंट को अल्टर या रिव्यू किया जा सकता है, सॉरी हाँ अल्टर या रिव्यू किया जा सकता है, तो बोलना नहीं किया जा सकता। बट अगर वही क्वेश्चन वो सीपीसी में पूछे, वो सिविल में पूछे कि सिविल की जजमेंट का रिव्यू हो सकता है क्या, हो सकता है। रेफरेंस और रिवीजन तो सिविल क्रिमिनल दोनों में है, रिव्यू सिर्फ सिविल में है, क्रिमिनल में रिव्यू का कोई प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रख लेना। और जजमेंट कब अल्टर या रिव्यू नहीं हो सकता, एक बार जजमेंट साइन हो गई तो उसके बाद जजमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, जजमेंट का कोई रिव्यू नहीं होगा, एक्सेप्ट क्लरिकल मिस्टेक और अरिथमेटिकल मिस्टेक, विच मीन्स अगर अपने जो अपने जजमेंट की अभी बात की अभी, अगर अपने इस जजमेंट की बात करें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, सुश्री संतोष मीणा, चलो ये तो टाइप हुआ हुआ है अभी इसके अंदर, उनके इस पे साइन होने बाकी हैं। एक बार साइन हो गया अब जजमेंट चेंज नहीं होगी, चाहे कुछ भी लिखा हो, चाहे इसमें कुछ भी लिख चुके हो, अब चेंज नहीं होगी। कोई टाइपिंग मिस्टेक है, कोई टाइपिंग मिस्टेक है, क्लरिकल मिस्टेक जिसको बोलते हैं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक इनसे हो गई, कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक, फॉर एग्जांपल इन्होंने फाइन लगाया या इन्होंने सजा सुनाई और इनसे ये गलती हो गई, इनको लगा कि ऑफेंस में सजा है मैक्सिमम 5 साल की और उस हिसाब से सुना दी सजा, हालांकि ऑफेंस में सजा मैक्सिमम कितनी थी, 10 साल की, कुछ ऐसा। अरिथमेटिकल मिस्टेक कैलकुलेशन में, क्लरिकल मिस्टेक टाइपिंग में, ऐसा कुछ है तो ये उसको चेंज कर सकते हैं, रिव्यू मतलब नहीं चेंज कर सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको अल्टर कर दिया, पर रिव्यू तो किसी हालात में नहीं होगा, क्योंकि रिव्यू में तो क्या होता है, आप केस को दोबारा पढ़ रहे हो, दोबारा सुन रहे हो, दोनों पार्टीज को बोल रहे हो कि अगर कोई नया एविडेंस लाना है तो ले आओ, रिव्यू तो कभी नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्शन मतलब कि एक्सेप्शन इसके जो है ये 2 एक्सेप्शन हैं, 2 अपवाद हैं। पहला कि भाई क्लरिकल मिस्टेक, क्लरिकल मतलब टाइपिंग एरर, कि भाई मान लो एक्यूज का नाम गलत लिखा गया, उम्र गलत लिखी गई, कोई उसका पता गलत लिख दिया गया, 1 साल की जगह 10 साल टाइप हो गया, कुछ भी ऐसा टाइपिंग एरर हो गया, क्योंकि टाइपिंग तो स्टेनोग्राफर करता है, जज तो सिर्फ डिक्टेट करता है, स्टेनो टाइप करता है उसको, तो वो टाइपिंग एरर हो गया, या फिर कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई, उसको सही किया जा सकता है। ठीक है,
बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात है ये, प्री के हिसाब से कई बार पूछे गया क्वेश्चन है, ध्यान देना। जजमेंट कब एल्टर या रिव्यू नहीं होगा? हाँ जी, तब नहीं। देखो प्री में आपसे अगर पूछा जाएगा, बता देता हूं, प्री में क्वेश्चन दो तरीके से आएंगे। पहला, क्रिमिनल जजमेंट का रिव्यू हो सकता है, वो एक ही ऑप्शन होगा। ऐसे होगा, क्वेश्चन आएगा आपके पास, जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, क्रिमिनल जजमेंट, या फिर क्वेश्चन होगा जजमेंट passed by criminal court can be number 1 reference, number 2 revision, number 3 review, number 4 no review. So judgment passed by criminal court cannot be ये कह रहा है कि जो जजमेंट पास की गई है क्रिमिनल कोर्ट द्वारा, उसका क्या नहीं हो सकता सर? उसका रिव्यू नहीं हो सकता। उसका क्या नहीं हो सकता? रिव्यू नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना। या तो ऐसे आएगा प्री में, या फिर आएगा, यही क्वेश्चन होगा, जजमेंट पास बाय क्रिमिनल कोर्ट, ऐसे क्वेश्चन होगा, जजमेंट पास्ड बाय क्रिमिनल कोर्ट कैन बी रिव्यूड फॉर नंबर 1 क्लरिकल मिस्टेक, नंबर 2 अरिथमेटिकल मिस्टेक, नंबर 3 आइदर 1 और 2 या आइदर ए और बी, नंबर 4 none of the above। अब ध्यान देना, पहला क्वेश्चन क्या था कि भाई जजमेंट, क्रिमिनल कोर्ट की जजमेंट का रिव्यू मतलब क्या नहीं हो सकता? ये जनरल क्वेश्चन, जनरल रूल है कि भाई जनरल रूल है, रिव्यू नहीं हो सकता। पर जब वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जजमेंट जो क्रिमिनल कोर्ट द्वारा पास की गई है, उसका कब रिव्यू हो सकता है? जजमेंट जो क्रिमिनल कोर्ट द्वारा पास की गई है, उसका कब रिव्यू हो सकता है? तो सर क्लैरिकल और अरिथमेटिकल में ये अपवाद, ये एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछा है उसने कि क्लैरिकल और, आंसर क्या होगा? दिस। वहां आप ये नहीं कहोगे रिव्यू हो ही नहीं सकता। जनरल रूल है रिव्यू नहीं होगा, पर कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक है, उस केस में रिव्यू हो सकता है, या बोल दो अल्टरेशन हो सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। देखो लॉजिक कुछ नहीं है, अगर मैं ऐसे बनाने में अपने चाहे कुछ भी बना ले, हाँ डायरेक्ट ही आएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आता है। लॉजिक कुछ नहीं है भाई, जब आप सिविल केस के अंदर आप बोल रहे हो रिव्यू हो सकता है, तो क्रिमिनल में भी दे दो। एक्चुअली में अपने रिव्यू पढ़ेंगे सीपीसी के अंदर जब, तो रिव्यू का पर्पस क्या है? आप जज थे, आपने फैसला सुना दिया, मानते हैं पार्टी अपील में जा सकती है, पर हुआ यह कि आपके फैसला सुनाने के बाद ही पार्टी को कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, आप जज थे, आपने फैसला सुना दिया कि इस एक्यूज ने क्राइम किया है, आपने फैसला सुना दिया, कुछ ही 2-4 दिनों बाद जो एक्यूज वाली वकील है, उसको कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस मिल गया। एविडेंस क्या है? मान लो कोई पर्सन आ गया जो आई विटनेस है, जिसने कहा है कि भाई मैंने देखा है किसने क्राइम किया है, इस एक्यूज ने नहीं किया, जिसको कोर्ट ने सजा सुनाई है इसने नहीं किया। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई वीडियो प्रूफ, कुछ ऐसा मिल गया, तो आप कह रहे हो कि नहीं, आप वापस नहीं आओगे, अब जजमेंट चेंज नहीं होगी, आप अपील में चले जाओ, आप अपील में चले जाओ। तो जब आप सिविल में ये चीज रख रहे हो, तो क्रिमिनल में क्यों नहीं रख रहे हो? बस ये है कि भैया चलते आ रहे हैं कानून, अब
नए पुराने कानून से नए कानून इन्होंने क्या चेंज किया? कुछ चेंज नहीं किया। कोई छोटी मोटी बातें बदल दी तो बदल दी, बाकी तो सब कुछ वही रखा है। तो वो चलते आ रहे हैं, बस चल रहे हैं। बाकी रिव्यू का पर्पस तो यही है कि अगर जजमेंट के पास डिसीजन के बाद कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस मिल जाता है किसी पार्टी को, तो वो दोबारा आ जाए और केस को रीओपन करवा ले। पर सिविल में ये ऑप्शन है, क्रिमिनल में नहीं है। इसका तो लॉजिक मतलब कोई भी लॉजिक अपने बना ले, बट वो लॉजिक बनाना तो वुड बी लाइक मतलब आप पर्पस जो है उसी को डिफीट कर रहे हो रिव्यू का। वही तो इसके अंदर ये क्या है कि जैसे मान लो वही अपने एग्जांपल की बात कर रहे हैं, मान लो किसी एक्यूज को कोर्ट ने सजा सुना दी, कोर्ट के पास जो एविडेंस थे कोर्ट ने सुना दी, उसके बेस पे आप कह रहे हो एक्यूज को कि तुम अपील में जाओ, अपील में दोबारा केस सुना जाएगा, अपील में फिर 5-7 साल लगेंगे। यहाँ पर तो केस लगभग खत्म ही हो चुका है ना, ओपन कर लो यार, रीओपन कर लो। वो नया एविडेंस है, उस नए एविडेंस के बेस पे देख लो कि डिसीजन ये रहेगा या नहीं रहेगा, बात यही खत्म हो जाएगी। वो फिर अपील में जाए, अपील में नया एविडेंस लगाए, फिर 5-7 साल केस चलेगा, ये बात है। हाँ बता देता हूँ, इन शॉर्ट बता देता हूँ ना। कहाँ लिखा था अपने ने, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, 3 चीजें होती हैं, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। एक तो होती है अपील, तो चलो होती है ना, अपील तो होती है। अपील तो सिंपल सी कहानी है, भाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, जो भी अफेक्टेड पार्टी है वो उस फैसले के खिलाफ अपील में जाती है हायर कोर्ट में, ठीक है। रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। रेफरेंस होता है जो जनरली अपने बोलते हैं टू हाई कोर्ट। रेफरेंस किसको होता है? टू हाई कोर्ट। कि भाई ऐसा होता है कि जो कोर्ट होती है ना, जो लोअर कोर्ट होती है जिसमें केस चल रहा होता है, उसको लगता है इस केस के अंदर ना कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब है कि वो कह रहे हैं कि यार ये हमारे बस की बात नहीं है इसको यहाँ पे कानून का लागू कराना। यहाँ पर जो फैक्ट आए हैं वो कुछ इस तरीके से आए हैं कि उन फैक्ट के बेस पे हमको भी लग रहा है कि यार ये लॉ जो है ना इस पे अधूरा है। जैसे कि एक फैक्ट है जिसपे आज तक अभी तक सेटल्ड लॉ नहीं आया है कि भाई क्या होगा, विच इज कि सिविल का बोल ले रहा हूं एक एग्जांपल, इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर में कंडीशन है कि भाई अगर आप 1/4 अमाउंट जमा करवाओ, अब ध्यान देना नॉर्मली आप लोगों ने भी देखा होगा आपके आसपास, कभी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की ऑक्शन होती है या फिर जो सरकारी ठेके होते हैं उसकी ऑक्शन होती है, तो हमेशा जो भी बिड कर रहा होता है उससे एक अमाउंट जमा करवाया जाता है कि आपने बिड किया, अगर आपका बिड सैंक्शन होता है तो कंडीशन है कि आपको 1/4, कहीं 1/2, कहीं 1/3 कुछ ऐसे अमाउंट जमा करानी होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने बिड किया है, बिड इज इनविटेशन टू ऑफर, मतलब आपने उनको ऑफर कहा है कि मेरा ये ऑफर है, देखो क्या करना है, तुम्हारी इच्छा एक्सेप्ट करना है नहीं करना। तो उसमें कंडीशन है कि तुमको उसका 1/4 राशि साथ में देना होगा। तो किसी पर्सन ने बिड किया, उसको उस राशि का 1/4 जमा कराना होता है। इस पे आज तक कंफ्यूजन है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसमें उन्होंने 1/4 राशि जमा करवाई है बंदे ने, तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि 1/4 राशि उसने जमा कराई है और आपने राशि एक्सेप्ट कर ली, मतलब आपने उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। अब आप पीछे नहीं हट सकते। उसने 1/4 राशि जमा करा दी है, आपने एक्सेप्ट कर ली है, मतलब आपने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप पीछे नहीं हट सकते। इसी के अंदर और भी कई ऐसी हाईकोर्ट है जो कहती है नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये तो कंडीशन है। उसने 1/4 तो कंडीशन फुलफिल की है। अब जो अथॉरिटी को आपने बिड किया वो अथॉरिटी आपको भेजेगी कि हाँ हम आपका ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस पे आज तक कोई सेटल्ड लॉ नहीं है, कोई सेटल्ड लॉ नहीं। ठीक है, तो मान लो क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट में ऐसा कोई फैक्ट आता है, कोई केस आता है जिसमें उनको लग रहा है कि यार इस बात पे तो कोई अपना जो ये लॉ है या कोई सेक्शन है, ये तो इस बात पे अधूरा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, नहीं अपने कुछ कर सकते, और लोअर कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो कानून के प्रोविजन को इंटरप्रेट कर दें, वो लोग नहीं इंटरप्रेट कर सकते। हाँ,
लोअर कोर्ट इंटरप्रेट करती है, पर वो लोग इंटरप्रेट नहीं, वो लोग जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उस बेस पे उस सेक्शन को अप्लाई करती है कि इस सेक्शन पे हाई कोर्ट ने ये कहा है और हम उस हिसाब से इसको अप्लाई कर रहे हैं, इंटरप्रेट नहीं करते हैं। तो लोअर कोर्ट के पास इंटरप्रेट करने का पावर नहीं है, वो तो हाई कोर्ट का पावर है। तो लोअर कोर्ट क्या करता है, मामला भेज देता है हाई कोर्ट को। इन शॉर्ट, हाई कोर्ट को कब केस जाता है रेफरेंस में, अगर मामला हो क्वेश्चन ऑफ लॉ का। दिस इज रेफरेंस। रिव्यू क्या होता है, जिस कोर्ट ने डिसीजन पास किया है, कोर्ट जिसने डिसीजन पास किया है वही कोर्ट दोबारा अपने डिसीजन को चेक करती है, वही दोबारा अपने डिसीजन को चेक करती है। फिर आता है रिवीजन। रेफरेंस में तो क्या होता है, लोअर कोर्ट केस को भेजती है, लोअर कोर्ट केस को हाई कोर्ट को भेजती है। रिवीजन में क्या होता है, हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट किसी केस की फाइल को अपने पास मंगाती है। फॉर एग्जाम्पल, हाई कोर्ट को बताया जाता है कि सर क्रिमिनल कोर्ट ने, कोई लोअर कोर्ट है और उसने कोई केस में कोई डिसीजन पास किया है, वो सही नहीं पास किया, उन्होंने इसके अंदर एरर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन किया है, उन्होंने लॉ को गलत इंटरप्रेट किया है। हाई कोर्ट को ये बात सेटिस्फाई करवाई जाती है। हाई कोर्ट कहता है कोई बात नहीं, फाइल हमारे पास ले आओ, हम देख लेते हैं। बहुत रेयर केस में होता है ये। जब ऐसा हाई कोर्ट को बताया जाता है कि सर इस केस के अंदर जो डिसीजन हुआ है वो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, तब हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट उस फाइल को अपने पास मंगाती है, चेक करती है इसमें क्या डिसीजन है, क्यों है, और अगर उनको लगता है कि नहीं ये डिसीजन गलत है तो सेट असाइड कर दिया जाता है, अदरवाइज मेंटेन। रेफरेंस में क्या होता है, लोअर कोर्ट हाई कोर्ट को भेजती है। रिवीजन में क्या होता है, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट लोअर कोर्ट से फाइल अपने पास लाती है। रिव्यू में क्या होता है, जिस कोर्ट ने फैसला पास किया है वही कोर्ट उस डिसीजन को दोबारा चेक करती है। दिस इज रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। ठीक है। हाँ अभी बताता हूँ, ये समझ नहीं है मैं सूरज, मतलब किस कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट देखो ऐसा होता है यार, अपील में तो ऐसा होता है, हायरार्की पे डिपेंड होता है। जेएम है तो केस पे डिपेंड होता है, भाई उसकी जेएम के खिलाफ अपील सेशन कोर्ट में जाएगा या सीजेएम में जाएगा, सीजेएम के खिलाफ अपील सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में, वो तो हायरार्की पे चलता है। रेफरेंस में तो मामला जाएगा सिर्फ ही हाई कोर्ट को, रेफर किसको किया जाता है, हाई कोर्ट को। रिव्यू में तो जो कोर्ट है, जो भी पर्टिकुलर कोर्ट है वही दोबारा चेक करती है। रिवीजन में दो लोगों के पास पावर है, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। हाई कोर्ट पूरे स्टेट में से किसी भी कोर्ट से मंगा सकती है, सेशन कोर्ट अपने सेशन डिवीजन के अंदर जो भी कोर्ट है उनमें से मंगा सकती है। ठीक है। हाँ जी। सी, कंसेप्ट जो है, चार टर्म्स अपने सुनते हैं, अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। रेफरेंस को याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, अपने नॉर्मल बोल देते हैं कि भाई डॉक्टर ने रेफर कर दिया उस बंदे को, डॉक्टर ने उस बंदे को रेफर कर दिया। भाई मान लो छोटा शहर है तो बोलते हैं डॉक्टर उसको ना जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर रेफर करने का मतलब क्या होता है, हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने कहा केस हमारे बस का नहीं है, आप इनको जयपुर ले जाओ, केस हमारे बस का नहीं है, आप इनको जयपुर ले जाओ। दैट इज रेफरेंस। लोअर कोर्ट कहती है केस हमारे बस का नहीं है, आप इस केस को हाई कोर्ट ले जाओ। बस यहां होता क्या है, लोअर कोर्ट खुद ही केस को हाई कोर्ट भेज देती है। दैट इज रेफरेंस। रिव्यू, कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसी वही कोर्ट जिसने फैसला सुनाया है वही अपने फैसले को दोबारा चेक करती है। दैट इज रिव्यू। रिवीजन, रिवीजन में ये होता है कि हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट खुद से लोअर कोर्ट से केस मंगवाती है। उनको लगता है कि लोअर कोर्ट ने कोई एरर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन कर दिया, कोई बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया है, वो केस मंगाती है। दैट इज रिवीजन। रिवीजन के अंदर क्या होता है, दो लोगों के पास पावर है, हाई कोर्ट, सुप्रीम और हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट की पावर होती है उसके सेशन एरिया में, मतलब सेशन डिवीजन में, हाई कोर्ट की पूरे स्टेट पे। रेफरेंस में सिर्फ एक ही कोर्ट को रेफर होगा, दैट इज हाई कोर्ट। रिव्यू के अंदर जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया है वही रिव्यू करता है। ठीक है, ये रहता है इसके अंदर। बाकी अपने इस पे बहुत इन डिटेल पढ़ेंगे।
ठीक है, चलो अब आ जाओ। सबसे पहली बात, मेन बात मत भूल जाना रेफरेंस रिव्यू के चक्कर में। पहली चीज, क्रिमिनल कोर्ट ने अगर जजमेंट पे एक बार साइन कर दिए, याद रखना, अगर एक बार साइन हो गए ना तो कोई अल्टरेशन होगा ना ही कोई रिव्यू होगा, एक्सेप्ट क्लैरिकल या अरिथमेटिकल मिस्टेक के केस के अंदर रिव्यू। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर सिर्फ रिव्यू नहीं है, सिविल के अंदर रिव्यू होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब आ जाओ आगे, एक बार अपने थोड़ा चीजें स्किप करेंगे, 404 पे आते हैं पहले, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें हैं। ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट ये है क्या, या ये होगा कब, पहले ये याद रखना। ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट, कि भाई जजमेंट ट्रांसलेट होती कब है, तो इस चीज को ध्यान रखना। जजमेंट ट्रांसलेट होने का एक ही ग्राउंड है, ग्राउंड याद रख लेना। अगर कोर्ट ने जो जजमेंट पास की है वो कोर्ट की लैंग्वेज के अलावा है, कोर्ट ने जो जजमेंट पास की है वो जो कोर्ट की लैंग्वेज है ना उसके अलावा दूसरी लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल, राजस्थान के अंदर लोअर कोर्ट की लैंग्वेज है हाई कोर्ट, सॉरी हिंदी, लोअर कोर्ट की लैंग्वेज है हिंदी। कोई कोर्ट का जज है जिसने हिंदी में नहीं इंग्लिश में जजमेंट पास कर दी, इंग्लिश में वो जजमेंट लिख दी। अब यहाँ पे जो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज के पास ऑप्शन होता है, दोनों में से कोई भी पार्टी एप्लीकेशन डाल सकती है फॉर ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट, कि जजमेंट को ट्रांसलेट किया जाए कोर्ट की लैंग्वेज में। तो जजमेंट कब ट्रांसलेट होगी, जजमेंट कब ट्रांसलेट होगी, इफ जजमेंट इज इन लैंग्वेज अदर देन लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, अदर देन लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। अगर जजमेंट, दूसरी बात, ऑन एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी, जजमेंट shall be translate into language of court। अब ध्यान रखना, यहां से जो प्री के क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन सा सेक्शन ये बात करता है, 405, कौन सा सेक्शन ये बात करता है कि जजमेंट ट्रांसलेट हो सकती है। 405 पूछा गया, कई बार आया हुआ है ये सेक्शन। कौन सा सेक्शन ट्रांसलेशन की बात करता है, जजमेंट की ट्रांसलेशन होगी कब, अगर जजमेंट जो है लैंग्वेज ऑफ कोर्ट के अलावा किसी जजमेंट किसी लैंग्वेज में है, कोर्ट की जो लैंग्वेज है ना अगर उसके अलावा है, अगर जजमेंट है कोर्ट की लैंग्वेज में तब तब नहीं। जजमेंट हिंदी में है, मैं कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डालता हूं कि सर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मेरे को दो, वो कोई मेरे क्लर्क नहीं है, वो कहेंगे भैया हमारी लैंग्वेज है हिंदी, हमने जजमेंट हिंदी में पास की है, बात खत्म। तुमको ट्रांसलेट करवानी है, कॉपी ले जाओ, मार्केट के अंदर बहुत ट्रांसलेटर बैठे हैं, किसी से भी ट्रांसलेट करवा लो। ये नहीं है कि जजमेंट हिंदी, कोर्ट की लैंग्वेज है हिंदी, उन्होंने हिंदी में जजमेंट पास कर दी और मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूँ सर ट्रांसलेशन दो मेरे को। कोई कह रहा है सर मेरे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दो, कोई कह रहा है मेरे को पंजाबी में ट्रांसलेट करके दो, कोई कह रहा है मेरे को गुजराती में ट्रांसलेट करके दो। कोर्ट का ये काम नहीं है। अगर लैंग्वेज कोर्ट जजमेंट की जो लैंग्वेज है वो कोर्ट की लैंग्वेज के अलावा है, कोर्ट की मान लो लैंग्वेज है हिंदी, जजमेंट है इंग्लिश में, कोर्ट की लैंग्वेज है हिंदी, जजमेंट है कन्नड़ के अंदर, कोर्ट की लैंग्वेज है हिंदी, जजमेंट है पंजाबी के अंदर, ऐसा कुछ भी अगर है तब कब होगी ट्रांसलेशन, पहली बात तब कोई भी पार्टी एप्लीकेशन डाल सकती है। ट्रांसलेशन के लिए कौन सी पार्टी एप्लीकेशन डाल सकती है, कोई भी पार्टी, जरूरी नहीं है कि जिसके खिलाफ जजमेंट है वही, कोई भी पार्टी एप्लीकेशन डाल सकती है और फिर जजमेंट को ट्रांसलेट कर दिया जाएगा इनटू लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। ये चीज ध्यान रखना। कई बार यहां से प्री का क्वेश्चन आया हुआ है, प्री का क्वेश्चन सेक्शन नंबर आया हुआ है, जजमेंट किसके कहने पे ट्रांसलेट होगी और जजमेंट कब ट्रांसलेट होगी, ये इसके अंदर बातें हैं और प्री का सेक्शन है ये और कई बार आया हुआ है, ध्यान दे लेना। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।
हाँ जी, हाँ अभी बता देता हूँ। इज देयर टू ओरिजिनल जजमेंट, मतलब ओरिजिनल जजमेंट इज लाइक लैंग्वेज की बात कर रहे हो, या फिर जैसे अपने ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं ओरिजिनल एपिलेट्स और जजमेंट भी ऐसी कुछ होती है। अभी बता देता हूँ दिशा क्वेश्चन। ठीक है, देखो ऐसा है, इसके अंदर जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपने अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं जजमेंट, जिसके अंदर एक प्रिजम्पशन चलता है, जो एक नॉर्मल प्रिजम्पशन चलता है। वो कैसे चलता है बता देता हूँ कि भाई ये जो बातें चल रही है ये ट्रायल कोर्ट को लेकर चल रही है, पर हम अपील में आगे जब हम अपील पढ़ेंगे ना, जजमेंट के जस्ट अगला टॉपिक आएगा अपील। अपील में हम एक सेक्शन पढ़ेंगे जहां इतनी सिर्फ सिंपल सी बात बोली होगी कि अगर कोई भी कोर्ट अपील के दौरान जजमेंट पास करेगी तो उस जजमेंट को भी जजमेंट वाला चैप्टर लगेगा। बकायदा सिंपल बात है कि उस जजमेंट को भी जजमेंट वाला चैप्टर लगेगा। तो यहां पर जब ये लोग ऐसी बात बोलते हैं ना कि ओरिजिनल जजमेंट, तब इनका मतलब होता है कि जो ट्रायल कोर्ट है जिसने उस केस का ट्रायल किया है, वो जब जजमेंट पास करेगी उसके लिए ये बातें हैं। पर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये बातें हर कोर्ट को लगेगी, चाहे कोर्ट कोई भी जुरिस्डिक्शन की हो? क्योंकि जब हम अपील के अंदर चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पे एक लाइन लिखी आएगी, सिर्फ एक सेक्शन होगा जिसमें एक छोटी सी लाइन लिखी होगी कि भैया अपील के दौरान भी कोर्ट जब भी कोई जजमेंट पास करेगी तब भी ये जजमेंट वाला चैप्टर लगेगा। रेफरेंस रिवीजन में भी हम ये बात बोलेंगे कि भाई जब भी यहां पर भी कोर्ट कोई अगर मान लो इन केस कोई अलग से जजमेंट पास करेगी तब भी जजमेंट वाला चैप्टर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ओरिजिनल वर्ड ये यूज करते हैं प्रिजम्पशन पे चलते हैं कि ये बात ट्रायल कोर्ट को लगती है, बट प्रैक्टिकली या फिर अगर अपने 2-3 टॉपिक को कनेक्ट करें तब जजमेंट वाले चैप्टर हर कोर्ट को लगता है, चाहे क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन में हो, रिविजनल में हो, किसी भी हो, बस वो जजमेंट पास कर रहे हो। यस बेयर एक्ट फ्रेमर्स, मतलब चाहे तो एक टेंडेंसी बोल दो या फिर बेयर एक्ट फ्रेमिंग के अंदर एक जो तरीका है ना, वो कुछ तरीका इन्होंने ऐसा कर दिया है कि ये लोग जानबूझ के थोड़ा लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मेरा बस यही रहेगा कि पढ़ो समझो पर उस पर टिके मत रहना, बस ठीक है पढ़ लिया, अच्छा ऐसा ऐसा होता है, क्यों होता है, बात खत्म, छोड़ देना उस पर, उसको याद करने पे मत जाना, कोई काम की नहीं आएगी वो चीज। ठीक है, चलो अब आते हैं टॉपिक पे। यस, क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, क्वेश्चन बता देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच सेक्शन टॉक्स अबाउट ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट? सीधा आएगा, सेक्शन नंबर कौन सा है, कौन सा सेक्शन ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट के बारे में बात करता है? एक दूसरा क्वेश्चन, हु कैन मेक एप्लीकेशन फॉर ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट? हु कैन मेक एप्लीकेशन फॉर ट्रांसलेशन, उसमें होगा, चलो इसको अच्छे से लिख देता हूं, एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट can be made by accused, prosecution, victim, either party। तो क्या है, कोई भी, आइदर पार्टी बोल दो, ऑल ऑफ दी अबव बोल दो, कोई मर्जी बोल दो, कोई भी पार्टी प्रोसिक्यूशन के लिए सॉरी ट्रांसलेशन के लिए जजमेंट कर सकती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 405 judgment shall be translated to
लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, लैंग्वेज ऑफ पार्टी, हिंदी, इंग्लिश। बताओ क्या आंसर होगा इसका। सेक्शन 405 ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट किसके अंदर बोलता है कि जजमेंट किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जाएगी? जजमेंट किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जाएगी? 405 किसके बारे में बात करता है? यस, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। ठीक है, ध्यान देना, ये गलती मत कर जाना कि भाई क्योंकि पार्टी एप्लीकेशन कर रही है तो पार्टी की लैंग्वेज में नहीं, किसमें? लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, कोर्ट की लैंग्वेज। जजमेंट ट्रांसलेट ही कब, जजमेंट का ट्रांसलेशन का मेन रीजन ही क्या है कि अगर जजमेंट कोर्ट की लैंग्वेज में नहीं है। ठीक है, ये अभी बताने वाला था मैं। चलो आप पूछ लो, इतने बता भी देता हूं, इसको हटा दे रहा हूं एक बार। ठीक है, कोर्ट की जो लैंग्वेज होती है वो डिसाइड की जाती है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। किस कोर्ट की क्या लैंग्वेज होगी वो डिसाइड की जाती है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ये ध्यान रखना, हाई कोर्ट नहीं डिसाइड करती है। राजस्थान में लोअर कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। हाई कोर्ट को तो पावर है, हाई कोर्ट तो ऐसा होता है, हाई कोर्ट तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, उनको तो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है कि आप अपने हिसाब से अपनी रूल्स वगैरह रेगुलेशन वगैरह बनाओ। सुप्रीम कोर्ट के पास भी यही पावर है, पर उसके अलावा जो कोर्ट्स होती हैं उनके लिए क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कोर्ट की लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, अब आ जाओ आगे, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, अपने आगे चलते हैं फिर। ठीक है, अब आ जाओ। अब अपना अगला टॉपिक आता है 406, जो पूछा हुआ है 406 प्री का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। 406 भी प्री का है, विच इज एक बेसिक ना फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी ये है, आप जज हो, आपने आज फैसला सुनाया है, तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप उस फैसले की कॉपी आपके एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजोगे, आपके एरिया के डीएम को भेजोगे। ताकि क्यों? क्योंकि देखो, आपका काम है फैसला सुनाना, उसके बाद उस फैसले का एग्जीक्यूशन, विच मीन्स आपने किसी को सजा सुनाई, तो उस बंदे को मान लो अरेस्ट करके जेल में रखा जाएगा, वो पुलिस का काम है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का। वो बंदे को जेल, जेलर, वो सारे किसके काम है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के। पुलिस वाले हो गए, डीएम हो गए, डीएम ही देखते हैं जेल वेल सब कुछ। तो ऐसा होता है, जुडिशरी को कहा गया है कि आप जो भी फैसला पास करोगे, जो भी जजमेंट पास करोगे, तो जुडिशरी को कहा गया है कि आप उस जजमेंट की कॉपी, जो कोर्ट जहां सिचुएटेड है उस डिस्ट्रिक्ट के, उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सेंड करोगे। इस बात को लेकर कोई भी डाउट इस बात को लेकर? ठीक है, अपने नॉर्मली क्या लिखते हैं ये? कोर्ट शैल सेंड कॉपी ऑफ जजमेंट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब इस कोर्ट के अंदर कौन कौन आते हैं? जो एज पर 406 है, सेशन कोर्ट को कहा गया है, सीजेएम कोर्ट को कहा गया, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इन दोनों को बोला गया है कि आप जो भी जजमेंट पास करोगे
उस जजमेंट की जो कॉपी है वो आप सेंड करोगे टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में ट्रायल हुआ था, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में ट्रायल है, मतलब जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में वो कोर्ट सिचुएटेड है। सिंपल सी कहानी है, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में कोर्ट सिचुएटेड है। ऑल्दो यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है सेशन कोर्ट और सीजेएम, पर यह बात हर कोर्ट के लिए होती है, हर कोर्ट को फॉलो करनी होती है। ठीक है, अब इन्होंने एक्चुअली में लिखा कैसे है, इन्होंने लैंग्वेज यूज की है सेशन कोर्ट, इन्होंने लैंग्वेज यूज की है कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इसके अंदर सारी कोर्ट आ जाती है, सीजेएम कोर्ट आ जाती है, जेएम कोर्ट आ जाती है, सभी आ जाती है। तो सेशन कोर्ट और कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दोनों जो भी कोर्ट्स हैं उन सबको फॉलो करने, विच मींस हाई कोर्ट को नहीं, हाई कोर्ट तो क्यों भाई, सेशन कोर्ट और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है उनको ये कहा गया है कि आप कॉपी जो भी आप जजमेंट पास करोगे उसकी कॉपी किसको दोगे, डीएम को। प्री में क्वेश्चन बता देता हूं, हाँ अभी बता देता हूं। प्री में क्वेश्चन कौन सा सेक्शन बात करता है कि जजमेंट की कॉपी डीएम को दी जाएगी, एक। दूसरा जो प्री का क्वेश्चन आया हुआ है, डीएम जजमेंट की कॉपी किसको दी जाएगी, डीएम को। किसको भेजी जाएगी, डीएम को। उसका रीजन ये है, अपने ना एक टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे अभी जजमेंट आएगा, फिर अपील पढ़ेंगे, अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, फिर अपने जाएंगे एग्जीक्यूशन में। ठीक है, अपने एग्जीक्यूशन में एक टॉपिक पढ़ेंगे जहां पर अपने ऐसा पढ़ेंगे कि भाई अगर कोर्ट किसी को सजा सुनाती है तो कोर्ट ने तो सजा सुना दी, बात खत्म हो गई। एग्जीक्यूशन का काम किसका होगा वहां पे, जेलर का, पुलिस वालों का, इनका काम होगा एग्जीक्यूशन का। इन शॉर्ट ये लोग कौन है, एग्जीक्यूटिव। ये लोग जुडिशरी थोड़ी है, पुलिस वाला हुआ, जेलर हुआ, ये लोग जुडिशरी थोड़ी है, ये लोग एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव के ऊपर डायरेक्ट कमांड किसका है, एग्जीक्यूटिव वालों का, एरिया के डीएम का, एसडीएम का, इन लोगों का है डायरेक्ट कमांड। तो ताकि एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो कि भाई मान लो डीएम को एक कॉपी भेजने, तो कल को मान लो डीएम को अगर कॉपी भेजी जाती है तो अगर एग्जीक्यूशन करवाना है तो जो कोर्ट है वो डायरेक्टली डीएम को बोल सके कि भैया आपके यहाँ पे एक जजमेंट की कॉपी भेजी गई है, वो अब तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इसको एग्जीक्यूट करवाइए। तो डीएम ये तो नहीं कह सकता सर कॉपी नहीं आई, आप मेरे को कॉपी भेज दी। तो जो एक वो कहते हैं ना, जो एक प्रोसीजर को थोड़ा स्मूथ होने के लिए कि फटाफट हो जाए, कि जज बोलेगा कि सर हमने जजमेंट पास की थी, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर डीएम कहेगा कोई बात नहीं सर आप मेरे को कॉपी भिजवा दीजिए, मैं एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। तो इन्होंने कहानी खत्म कर दी। एग्जीक्यूशन का काम किसका होगा, पुलिस वाले का। इन्होंने कहा एक काम करो, डायरेक्ट कॉपी भेज दिया करो, सीधा कॉपी भेज दो डीएम को, डीएम अपने आप एग्जीक्यूट करवाएगा। तो डीएम के पास कॉपी आएगी कि अरे भैया आज कोर्ट ने, न्यायालय ने ये फैसला पास किया है, वो तुरंत अपने जो भी पुलिस, जो भी इनके ऑफिस में जो भी बंदा होगा, किसी एक को बोलेगा कि भैया ये आज जजमेंट पास हुआ है, न्यायालय ने फैसला पास किया है, ये फैसले का एग्जीक्यूशन करवा देना, ध्यान रखना कहीं कंटेम्प्ट में अपने कोई बुला ले। तो ये है 406 क्या बोलता है, कोर्ट जैसे ही फैसला पास करेगी कोर्ट हर कॉपी डीएम को भेज देगी ताकि एग्जीक्यूशन स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो दो बातें ध्यान रखना। एक, कौन सा सेक्शन है जो कॉपी की जजमेंट जो बात करता है अबाउट सेंडिंग ऑफ कॉपी ऑफ जजमेंट टू डीएम। दूसरा जो प्री में आया हुआ है कि जो जजमेंट की जो कॉपी है वो किसको भेजनी होती है, वो भेजनी होती है डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जजमेंट की कॉपी भेजनी होती है। हाँ दोबारा रिपीट कर देता हूं, सेशन कोड इसी में ना, देखो ऐसा है, ऐसा है कि दो तरह की कोर्ट का इन्होंने लिखा है, एक सेशन कोर्ट, एक कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इन्होंने लैंग्वेज जो यूज की है क्या है कि सेशन कोर्ट हो या फिर कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो, ये लोग जो भी जजमेंट पास करेंगे उस जजमेंट की कॉपी, कॉपी सर्टिफाइड कॉपी नहीं, कॉपी जो है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजेंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या यूज किया, सेशन कोर्ट और कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो अपने मन में एक डाउट आ सकता है कि भाई इन्होंने जेएम को तो नहीं बोला,
इन्होंने जेएम सेकंड क्लास तो नहीं बोला, तो इन्होंने जो लैंग्वेज यूज की है सेक्शन 406 में, जो लैंग्वेज यूज की है वो कैसे यूज की गई है? सेशन कोर्ट, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, विच मीन सेशन कोर्ट, मतलब सेशन कोर्ट के अंदर जितने भी ऑफिसर बैठे हैं, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में जितने भी जज बैठे हैं, जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास, सीजेएम, एडिशनल सीजेएम, ये लोग, तो इन्होंने सब कवर कर दी है। तो कौन कौन से हैं? सेशन कोर्ट और कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जिसके अंदर सारे ऑफिसर कवर हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, एवरी कॉपी ऑफ केस नहीं, एवरी कॉपी ऑफ जजमेंट, एवरी कॉपी ऑफ जजमेंट, केस नहीं। ठीक है, हाँ, बाकी मैं भी मतलब पूछूंगा, मुझे भी थोड़ा इसको लेकर प्रैक्टिकल नहीं पता भाई, जब ये लोग भेजते हैं तो इसमें एक्चुअली में क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, तो मैं आपको अपने मंडे को बताऊंगा इसमें भी प्रैक्टिकली क्या होता है। मंडे को अपने मेरे को पहली बात तो याद ही रहेगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि भाई भेजते हैं तो होता क्या है एक्चुअली में। वो जितना मुझे याद आ रहा है शायद ऐसा ही होता है कि बस एक फॉर्मेलिटी होती है भेजना, और उसके अलावा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी पूछेंगे एक बार। चलो भाई, अब आ जाओ, एक बार रिवीजन देख लेते हैं। हम लोगों ने इसको एक बार दोबारा ही करना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, कर देते हैं। हम लोगों ने जब जजमेंट का टॉपिक चालू किया तब उसमें बात की सबसे पहले कंटेंट को लेकर, कि भाई जजमेंट का जो टॉपिक है वो 3 पार्ट में अपने पढ़ेंगे, जिसके अंदर पहले पढ़ेंगे कंटेंट, फिर पढ़ेंगे एडिशनल ऑर्डर, और फिर पढ़ेंगे मिसलेनियस। ठीक है, अभी अपने पढ़ेंगे और भी। ठीक है, कंटेंट बस एक छोटा सा टॉपिक है, फिर कंटेंट, फिर एडिशनल ऑर्डर पे चलेंगे अपने। ओके, कंटेंट क्या है, थोड़ा सारा सब कुछ एक साथ रखना, तो सब कुछ एक साथ आप कंटेंट में लेकर चलोगे ना, तो आपको अगर मान लो उसमें उसने मेंस का क्वेश्चन पूछ लिया, उसने प्री का क्वेश्चन पूछ लिया, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। छोटी छोटी चीज बिल्कुल अलग अलग पढ़ोगे तो कई बार क्या होता है, स्किप हो जाती है। तो कंटेंट को लेकर अपने ने जब बात पढ़ी तो अपने ने कहा भाई कंटेंट में हमको जो पढ़ने लायक चीजें हैं, जो कंटेंट की जो बातें चलेंगी, जो 392, 393, 403 से लेकर 406 तक, तो कंटेंट में हमने सबसे पहला जो अपना टॉपिक आया वो है कि भाई कंटेंट होता क्या है जजमेंट का, विच मीन्स जजमेंट में क्या क्या बातें लिखी जाती है, जजमेंट में क्या क्या बातें लिखी जाती हैं। उसके बाद कंटेंट के अंदर अपने ने जब बातें के अंदर बाद में हमने पढ़ा भी अल्टरनेटिव जजमेंट, वो बेसिक है, प्री में नहीं आएगा, या रख लेना, अगर कभी कंटेंट का मेंस का क्वेश्चन हो तो उसको लिख देना। फिर उसके बाद एक टॉपिक मैंने स्किप, मेरे से गलत रह गया, मेरे याद नहीं रहा, लैंग्वेज। कंटेंट में ही पार्ट बनता है लैंग्वेज। जजमेंट की क्या लैंग्वेज होगी, जो कोर्ट की लैंग्वेज होगी वो जजमेंट की लैंग्वेज, जजमेंट की क्या लैंग्वेज होगी, जो कोर्ट की लैंग्वेज होगी वो जजमेंट की लैंग्वेज होगी। पर फिर भी अगर कभी भी जो जजमेंट है वो लैंग्वेज कोर्ट की लैंग्वेज के अलावा होता है, इन केस कभी होता है, तो फिर ट्रांसलेशन हो सकता है। जजमेंट किस लैंग्वेज में होगी, कोर्ट की लैंग्वेज में। बट अगर फिर भी जो जजमेंट है वो किसी दूसरी लैंग्वेज में है, जो कोर्ट की लैंग्वेज है उसके अलावा, तो फिर हम जजमेंट को ट्रांसलेट करवा सकते हैं, कोई भी पार्टी। फिर अपने ने पढ़ा प्रोनाउंसमेंट। प्रोनाउंसमेंट को लेकर अपने ने पढ़ा भाई आप किन क्या क्या तरीके हैं प्रोनाउंसमेंट के, एक्यूज को होना जरूरी है नहीं है, सेक्शन 511, तो ये कुछ इसके अंदर यहाँ लिख लेना। ठीक है, सेक्शन 511 साथ में पढ़ना है, जजमेंट के सेक्शन 511 साथ में पढ़ना है। फिर अपने छोटी मोटी बातों पे आए। सबसे पहले अपने ने पढ़ा कि क्या जजमेंट का अल्टरेशन हो सकता है, क्या जजमेंट का रिव्यू हो सकता है। फिर अपने ने पढ़ा जजमेंट की ट्रांसलेशन को लेकर, एंड देन हमने बात पढ़ी कि जजमेंट की कॉपी किसको भेजी जाएगी, डीएम को। ये कुछ एक अपने ने पढ़ा। अब ध्यान ले देना, मेंस का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। बाकी जितना भी है, चाहे तो आप अनाउंसमेंट ले लो, चाहे ये ले लो, ये सब प्री के हैं, सब प्री के हैं।
ये सब प्री के क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे अपना कंटेंट के अंदर, हाँ एक और कॉपी तो हो गया, कॉपी टू एक्यूज्ड। अब एक टॉपिक अपना रह रहा है विच इज जो कोर्ट है वो एक्यूज्ड को कॉपी देगी या नहीं देगी, देगी तो कैसे देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट देगी या पैसा लेगी, वो सब जो अपने ने एक बात पढ़ रहे थे जब अपने मोड ऑफ डिलीवरी की बात करते अपने ने बात पढ़ी, अपने ने कहा भी अगर कोर्ट ऑपरेटिव पार्ट ऐसा कर रही है तो कोर्ट कॉपी ऑफ जजमेंट देगी और फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। इस बात को चाहे यहां छोड़ देना, मत पढ़ना चाहे। अब अपने बात पढ़ते हैं सेक्शन 403 404 कॉपी ऑफ जजमेंट टू एक्यूज। पहले ही बता रहा हूं ये प्री का टॉपिक है, इसमें से अगर कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो हार्डली प्री का बन सकता है, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। ध्यान रखना कोई क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि बहुत सिंपल बातें बोली गई हैं, बस इसकी जो फ्रेमिंग है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट है। इसके अंदर एक्चुअली में सिर्फ एक्यूज की बात नहीं है, सिर्फ एक्यूज को लेकर जजमेंट की कॉपी देने की बात नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है कि अगर कॉपी दी जा रही है एक्यूज को तब भी क्या क्या बातें हैं। अगर कॉपी दी जा रही है ऐसे किसी पर्सन को जो अफेक्टेड हो रहा है बाय जजमेंट, जिसको जजमेंट से अफेक्ट पड़ रहा है, कॉपी की दी जा रही है ऐसे किसी पर्सन को जिसको जजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, नो अफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल दो लोगों में केस चल रहा है, क्रिमिनल केस, एक सरकार है एक एक्यूज्ड है, केस है मर्डर का, एक बंदे ने किसी का मर्डर किया है। मेरा जो विक्टिम है जिसका मर्डर हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई वो मेरा कोई रिश्तेदार है, कुछ ऐसा है कि मुझे ये हो कि सर मेरे को कॉपी दो, मेरे को अपील में जाना है, कुछ ऐसा नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूँ सर कॉपी दे दो, वो कहते हैं भैया तेरे को क्या करना है, बस सर मैं क्लासेस करवाता हूँ तो मेरे को कॉपी दे दो, मैं वो जजमेंट पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को ऑफिशियल कॉपी चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी ऑफिशियल चाहिए। तो कहेंगे यार तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, नहीं, तब ये बात लगेगी कि भाई ऐसा कोई पर्सन कॉपी लेना चाहता है जजमेंट की जिसका केस से, जिसके केस की जजमेंट, केस में जो जजमेंट आई है उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। दूसरा, ऐसा कोई पर्सन जो एक्यूज नहीं है, जो केस का एक्यूज नहीं है पर अफेक्टेड है बाय जजमेंट, विक्टिम मान लो या फिर विक्टिम के डिपेंडेंट मान लो, एक्यूज्ड के डिपेंडेंट मान लो, ऐसे कुछ भी, उनके लिए ये बात बोली गई है। एंड देन इज एक्यूज्ड, तीन लोग हैं। एक्यूज्ड को लेकर सिंपल रूल है जो ज्यादातर, मतलब अगर आपसे प्री में क्वेश्चन आ जाए ना भाई, एक जो जनरली आता है कि कॉपी ऑफ जजमेंट एक्यूज्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी या नहीं, जनरली मान के चलना कॉपी ऑफ जजमेंट एक्यूज्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, ठीक है। कॉपी ऑफ जजमेंट एक्यूज्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। बस एक जगह है जहां फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, वो बहुत ही अजीब सा बात है। तो अगर आपसे प्री में कभी आ जाए, अभी आते हैं इस पे, यहां पर अगर कभी भी आपको आ जाए कि एक्यूज्ड को कॉपी ऑफ जजमेंट जो है वो फ्री दी जाएगी या नहीं, जनरली लेकर चलना फ्री। अब जैसे आपने सूरज अभी क्वेश्चन पूछा, अब इसी पे बात आते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या है, तीन चार सर्कमस्टेंसेस उठाए। इन्होंने कहा कि भाई अगर एक्यूज्ड को इम्प्रिजनमेंट हो रही है, क्या है, उसको सजा हुई है 1 साल 2 साल 1 दिन 2 दिन, तब क्या होगा। अगर उसको डेथ सेंटेंस सुनाई है तब कॉपी ऑफ जजमेंट को लेकर क्या बातें बोली गई हैं। अगर वो जजमेंट, मतलब जजमेंट जो है ट्रांसलेशन चाहता है उसकी, या फिर वो चाहता है सर्टिफाइड कॉपी चाहता है, क्योंकि हम तो बात किसकी कर रहे हैं, कॉपी की, वो सर्टिफाइड कॉपी चाहता है। और इम्प्रिजनमेंट हो गया, डेथ सेंटेंस हो गया, ट्रांसलेशन, सर्टिफाइड, बस। उसके अलावा जैसे आपने बोला जो हालांकि लिखा नहीं हुआ, फाइन के केस के अंदर, कम्युनिटी सर्विस के केस के अंदर, ठीक है। ये कुछ एक बातें हैं। तो ये कह रहे हैं भाई अगर सिर्फ उसको सजा सुनाई गई है तब क्या बातें बोली गई हैं कॉपी ऑफ जजमेंट को लेकर, डेथ सेंटेंस सुनाई गई है तब क्या बातें हैं। अगर उसने एप्लीकेशन डाली है कि मेरे को सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, कॉपी नहीं सर्टिफाइड कॉपी,
ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी मतलब जो भी कोर्ट का रजिस्ट्रार है उससे सर्टिफाइड चाहिए, या फिर मेरे को कॉपी की ट्रांसलेशन चाहिए, कोर्ट की लैंग्वेज में नहीं, कोई और ही लैंग्वेज में। कोर्ट की लैंग्वेज में ट्रांसलेशन तो आपका 405 लगेगा, फिर वो तो भाई ठीक है, आपका हक है, आपको ट्रांसलेशन करके देंगे हम। पर कोई वो कह रहा है भाई कोर्ट की लैंग्वेज में नहीं, दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन चाहिए। एक है अगर फाइन कम्युनिटी सर्विस, जो अपने सेक्शन में नहीं लिखा हुआ, जो अपने सेक्शन में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब आ जाओ इसके बारे में क्या बोला गया। इसके बारे में एक ही सिचुएशन है, कोई भी ऐसा पर्सन कोर्ट में एप्लीकेशन डालता है कॉपी ऑफ जजमेंट के लिए जो अफेक्टेड है, जो अफेक्टेड है, एक ये देखेंगे। एंड देन कोई ऐसा पर्सन जो अफेक्टेड नहीं है, जो ऐसा पर्सन जो अफेक्टेड नहीं है। अब आ जाओ इसमें जो जनरली ध्यान देना है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कोर्ट ने सजा सुनाई है, इम्प्रिजनमेंट है, क्या लैंग्वेज यूज हुई है, इम्प्रिजनमेंट है, उसको कोर्ट ने सजा सुनाई है, तो उसको कहा गया कि भैया तुमको कॉपी ऑफ जजमेंट दी जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। कॉपी ऑफ जजमेंट आपको कॉपी दी जाएगी और आपको कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। आपको कॉपी ऑफ जजमेंट दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, बस आपको एप्लीकेशन डालनी होगी। एप्लीकेशन आपको डालनी होगी, आपको हम कॉपी ऑफ जजमेंट देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अब आ जाओ डेथ सेंटेंस में क्या बोला है कि अगर डेथ सेंटेंस है तो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, एप्लीकेशन नॉट रिक्वायर्ड। दिख रहा है ना, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, यहां कहा गया है। सजा में तो क्या बोला गया है कि भैया एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे पर एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। डेथ सेंटेंस में बोला है एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, तुम चाहे एप्लीकेशन डालो चाहे एप्लीकेशन मत डालो। यहां पर कोर्ट की ड्यूटी है कि डेथ सेंटेंस के केस में हम तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी देंगे। अब आ जाओ तीसरा, अगर वो एप्लीकेशन डाल रहा है कि सर मेरे को सर्टिफाइड कॉपी दो, रजिस्ट्रार से सर्टिफाइड करवा के दो, सर मेरे को ना जो जजमेंट है वो ट्रांसलेट करके दो, इफ पॉसिबल है तो। भाई मान लो हिंदी वाला है, वो कहता है कि सर मेरे को ना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, और कोर्ट कह रहा है कि ठीक है हम कर सकते हैं, हमारे पास है ये, बोलो टेक्नोलॉजी है या कुछ भी है, तो कोर्ट कह रही है ठीक है हम ट्रांसलेट करके दे देंगे। या फिर वो सर्टिफाइड कॉपी के लिए मान रहा है, कॉपी दी जाएगी उसको, मतलब ट्रांसलेशन करके दिया जाएगा या फिर सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी, पर पैसा लिया जाएगा। यहां पर क्या बोला गया है कि भाई एप्लीकेशन अगर वो डालता है, यहां नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, जो भी रीजनेबल चार्जेस होंगे वो लिए जाएंगे उससे। अब आ जाओ फाइन और कम्युनिटी सर्विस, जिसके अंदर सिंपल है कि भैया अगर आप पे फाइन या फिर कम्युनिटी सर्विस का है, आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी और उसके अंदर आपको नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट को लेकर तो सिर्फ दो ही चीजें बोली गई हैं। अब ध्यान देना, क्यों मैंने बोला कि जनरली आपसे नहीं ऐसा पूछा जाता, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ऐसी अजीब अजीब बातें नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर को इतना इन डेप्थ बात ध्यान रखने के लिए उसको बहुत ही पहले खुद बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो वो वैसे ही मान लो आपका सीआरपीसी या बोल दो या बीएनएसएस बोल दो, वहां से कितने 5-7 क्वेश्चन बनेंगे, 10 क्वेश्चन बनेंगे प्री के अंदर, तो इतने क्वेश्चन बनेंगे तो वहां से कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा उठा के नहीं लाएगा, उसके पास और बहुत टॉपिक है। तो यहाँ से अगर जनरली क्वेश्चन बनता है तो बात करता है कौन सा सेक्शन है जो कॉपी ऑफ जजमेंट की बात करता है, टू एक्यूज्ड, कॉपी ऑफ जजमेंट एक्यूज्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, दी जाएगी। उसके अलावा अगर पढ़ना तो ऐसे पढ़ना। 3 लोगों के बारे में ये बात करता है। पहला इम्प्रिजनमेंट के, अगर कोर्ट ने किसी को सजा सुनाई है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी जजमेंट, कॉपी एप्लीकेशन पे दी जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर किसी को डेथ सेंटेंस सुनाया है तो जजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, चाहे एप्लीकेशन करे या ना करे। अब आ जाओ ट्रांसलेशन, यहां तो बेसिक बनता है कि भैया तुमको कॉपी दे दी हमने, अब तुम आके बोल रहे हो मेरे को तो सर्टिफाइड कॉपी दो, क्या करोगे सर्टिफाइड का, नहीं मुझे तो सर्टिफाइड ही दो, पैसा दो। फिर हम तुमको कॉपी दे रहे हैं जजमेंट की, तुम तो कह रहे हो कि सर्टिफाइड दो, तो पैसा दो। तुम कह रहे हो कि जजमेंट आपने मेरे को कॉपी दी है हिंदी में, मेरे को इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दो, तो ट्रांसलेशन करवाना है तो पैसा दो। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। एंड देन इज लास्ट, फाइन और कम्युनिटी सर्विस में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं गया है इम्प्रिजनमेंट और सिर्फ इन्हीं प्रावधानों में बोला गया है। कोई भी डाउट कुछ भी।
फिर अपने आते हैं उन दोनों पे, पर्सन अफेक्टेड है और अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो अफेक्टेड नहीं है। नहीं देखो ऐसा होता है, जजमेंट, कोर्ट की जो जजमेंट होती है उसके अंदर हमको सर्टिफाइड कॉपी की कोई जरूरत नहीं होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सर्टिफाइड कॉपी की अगर बात करें तो पब्लिक डॉक्यूमेंट के केस में सर्टिफाइड कॉपी अपने आप दी जाती है आपको, बस उसके अगर सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो। पर कोर्ट के अंदर आपको जजमेंट चाहिए किस लिए होती है? अगर आपको कोई जजमेंट चाहिए होती है तो आपको वो जजमेंट किस लिए चाहिए होती है? ज्यादातर अपील के लिए, ज्यादातर चाहिए होती है अपील के लिए। अपील के केस में सर्टिफाइड का मामला नहीं होता है। पर जब भी आपको जो कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी जो कॉपी है एज एन एविडेंस कोर्ट में लगानी है, जैसे अपने एक टॉपिक पढ़ेंगे एविडेंस वाली कहानी, कि जजमेंट किसी और कोर्ट की जजमेंट कब एविडेंस के तौर पर आ सकती है किसी दूसरे कोर्ट में, वहां पर सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। वहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है कि आपको सर्टिफाइड कॉपी लानी पड़ेगी। सर्टिफाइड कॉपी इसलिए लानी पड़ेगी क्योंकि तभी हम प्रिज्यूम करेंगे कि हाँ ये सही है, तो वहां पर सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होती है। अदरवाइज सर्टिफाइड कॉपी का कुछ ऐसा रोल नहीं होता है कि अगर आपको सिर्फ अपील करनी है आपको कोई सर्टिफाइड कॉपी नहीं चाहिए, सिर्फ कॉपी ऑफ जजमेंट चाहिए। ठीक है, तो जब सर्टिफाइड कॉपी कब चाहिए होती है? जब जजमेंट, जब किसी कोर्ट की जजमेंट एज एन या फिर जजमेंट एज एन एविडेंस कोर्ट में पेश की जाती है। अदरवाइज अपील के लिए तो सिर्फ कॉपी का ही माहौल है कि भाई आप कॉपी ऑफ जजमेंट अटैच कर दो, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, अभी बता देता हूँ सेक्शन 136। सेक्शन 136 अभी बता दूंगा। पहले सेक्शन 136 बीएनएस देखो, बीएनएसएस है क्या? उसका है वो ऑर्डर फॉर सिक्योरिटी का। ठीक है, ये तो याद है 136 ऑर्डर फॉर सिक्योरिटी का है। नहीं याद तो एक बार 136 नॉर्मल हेडिंग देख लो, आपको याद आ जाएगा, फिर उस पर बात करूंगा। पहले इस पे आ जाओ, पर्सन अफेक्टेड, पर्सन नॉट अफेक्टेड। अब आ जाओ इसके ऊपर। पहली बात जो ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा पर्सन एप्लीकेशन डालता है कॉपी के लिए जो जजमेंट से अफेक्टेड है, तो इसके लिए क्या बोला गया है कि भैया तुमको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कॉपी के लिए, तुमको हम कॉपी देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देंगे, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी कॉपी के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देंगे। यहां बोला गया है कि पर्सन नॉट अफेक्टेड जजमेंट मिलेगी सिर्फ हाई कोर्ट द्वारा और नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनको भी कहा गया है कि भैया एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। अब ध्यान देना, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो जजमेंट से अफेक्टेड है, वो कह रहा है कि मेरा कोई लेना देना है किसी ना किसी तरह से इस केस से, तो वो एप्लीकेशन डाल सकता है कॉपी के लिए, पर उसको कॉपी मिलेगी नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉपी मिलेगी, ऐसा नहीं कॉपी नहीं मिलेगी, कॉपी आपको दे देंगे पर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं। कोई भी ऐसा पर्सन जो केस से अफेक्टेड नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, अगर उसको कॉपी चाहिए तो वो हाई कोर्ट से लेके आएगा, लोअर कोर्ट नहीं देगी। लोअर कोर्ट किसी भी थर्ड पर्सन को जिससे केस का कोई लेना देना नहीं है उसको कॉपी ऑफ जजमेंट नहीं देगी। कॉपी ऑफ जजमेंट सिर्फ अफेक्टेड पर्सन या एक्यूज को दिया जाएगा। अगर आपको कोई ऐसा पर्सन है जिसका केस से कोई लेना देना नहीं है, उसको जजमेंट की कॉपी चाहिए तो हाई कोर्ट से मिलेगी। हाई कोर्ट में आप एप्लीकेशन डाल दो, हाई कोर्ट की इच्छा है आपको कॉपी दे आपको ना दे। में ग्रांट कॉपी, और यहां पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। इतनी सी इसमें बातें बोली गई है। यस, कोई भी डाउट कुछ भी?
यस 136 ऐसा है, कहाँ गया ये जो बातें हैं ना ट्रांसलेशन और सर्टिफाइड कॉपी वाली बातें, कि भाई अगर आप ट्रांसलेशन की कॉपी चाहते हो, आप सर्टिफाइड कॉपी चाहते हो, तो आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी। अगर आप 137 की कॉपी, विच मीन्स ऑर्डर 137 जो होता है BNSS के अंदर, विच इज सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस या सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर का अगर कोर्ट द्वारा ऑर्डर पास किया जाता है, तो अगर आप उसकी भी कॉपी चाहते हो पे मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दी जाएगी। दोबारा बता देता हूँ 136 क्या बोल रहा है। Section 136 BNSS, which is order for security for keeping peace and good behavior। अगर ऐसा कोई ऑर्डर होता है कोर्ट द्वारा, ऐसा कोई ऑर्डर होता है कोर्ट द्वारा, तो अगर आपको उस ऑर्डर की कॉपी चाहिए, 137 के ऑर्डर की अगर आपको कॉपी चाहिए, तो आपको कॉपी दे दी जाएगी, आपको एप्लीकेशन डालनी होगी और नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी डाउट कुछ भी। अभी इसके अंदर एक और छोटी सी बात है, जैसे मैंने आपको ये बोला ना कि एक्यूज्ड को हमेशा कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ये ध्यान रख लेना। एक चीज और ध्यान रख लेना, कोई भी ऐसा ऑर्डर, कोई भी ऐसा डिसीजन सॉरी कोई भी ऐसी जजमेंट जिसके खिलाफ अपील हो सकती है, मतलब आपके पास राइट ऑफ अपील है, उसकी कॉपी हमेशा फ्री दी जाएगी आपको, कुछ मर्जी हो जाए। ये रूल याद रख लेना, दो रूल याद रखना। एक्यूज्ड को हमेशा कॉपी दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी ऐसा ऑर्डर, कोई भी ऐसा जजमेंट जिसके खिलाफ अपील हो सकती है, उसकी कॉपी हमेशा फ्री दी जाएगी, चाहे कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि अपील आपका अधिकार है। उस अधिकार को लागू करने के लिए अगर आपसे पैसा लिया जा रहा है, फिर किस बात का अधिकार है? तो राइट ऑफ अपील। अगर आपके उसके पास उस ऑर्डर या जजमेंट के खिलाफ राइट ऑफ अपील है, तो कॉपी आपको हमेशा फ्री दी जाएगी, चाहे कुछ भी हो। सिक्योरिटी नहीं, 137 इज सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है गुड बिहेवियर वाला, कोर्ट ने सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस का ऑर्डर किया है 125 के अंदर, 125 के अंदर, वो वाली बात कर रहे हैं ये 125, 26, 27, 28, 29 वाली बातें। उसका फाइनल ऑर्डर कहाँ होता है? 136 में। तो ये कह रहे हैं अगर वो वाले ऑर्डर किया जाता है, ये कोई केस का लेना देना नहीं है। ये कह रहे हैं अगर उस प्रोसीडिंग चलती है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस वाली, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर वाली, और उसके अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने आपको बोला है कि गुड बिहेवियर मेंटेन करोगे, इसकी बॉन्ड दो हमको, तो अगर उस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील करना चाहते हो या फिर आपको उस ऑर्डर की कॉपी चाहिए, तो क्या लगेगा? तो आपको कॉपी पे पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ये उसकी बात कर रहा है। अपने सिर्फ इस सेक्शन के अंदर इतनी सी बात याद रख लेना, एक्यूज को कॉपी हमेशा फ्री मिलेगी। अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर, कोई भी ऐसा जजमेंट है जिसके खिलाफ अपील हो सकती है, अपील हो सकती है मतलब आपके पास अधिकार है, यू हैव द राइट ऑफ अपील, या अपील उसके खिलाफ हो सकती है, उसकी भी कॉपी आपको फ्री मिलेगी। बस बाकी इस तरीके से पढ़ना, क्योंकि लैंग्वेज में जाओगे फालतू के अंदर कोई काम का नहीं पूछा जाएगा। प्री का यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, मेंस का आएगा तो आपके पास इतना कंटेंट है, आप लिख जाओगे। पहली बात, मेंस का यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है एग्जामिनर के पास, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 404। मैं देखता हूं, मेरे को खुद नहीं पता क्या है ये सब सेक्शन। एक मिनट, हाँ क्या है ये? पीरियड ऑफ अपील है, ये नॉर्मल बेसिक से एक फॉर्मेलिटी है कि भाई मान लो कोर्ट ने किसी को सजा सुनाई, ये वैसे हर जगह लगता है कि कोर्ट अगर किसी को सजा सुनाती है, या फिर इन्होंने ऐसा बोला है कि कोर्ट अगर किसी को डेथ सेंटेंस सुनाती है और उस डेथ सेंटेंस के खिलाफ अपील हो सकती है, तो कोर्ट उसको बताएगा कि कितने दिनों में अपील हो सकती है, आप कितने दिनों में अपील कर सकते हो। ये सब वो जनरली होता है, कोर्ट हमेशा बताती है कि भाई अगर आप अपील करना चाहो तो आप अपील कर सकते हो। ठीक है, चले फिर आगे। अब
अच्छा मैं गेट बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा समअप कर देते हैं चीजों को, क्योंकि फिर अपने एडिशनल ऑर्डर पे चलेंगे। ये क्या सेव करता नहीं है कि क्या है, गायब कैसे हो जाती चीज? अच्छा ये रहा, सॉरी मेरी गलती। ठीक है, अपने ने कंटेंट के अंदर जितनी बातें सब खत्म कर दी हैं। इसके अंदर सारी जितने भी टॉपिक है, बस मेंस का एक कंटेंट वाला टॉपिक है, बाकी सब प्री का है। जजमेंट की लैंग्वेज क्या होती है ये पढ़ लेना, प्रोनाउंसमेंट को लेकर देख लेना बातें, 511 अल्टरेशन, रिव्यू, ट्रांसलेशन, ये सब चीजें कंटेंट, ये पूरा इन शॉर्ट कंटेंट है। पर अगर आपसे अगर मेंस का क्वेश्चन पूछना है वो कंटेंट क्या है, तब सिर्फ ये कंटेंट वाला सेक्शन लिखना 393, ये एक चीज है। अब आते हैं एडिशनल ऑर्डर पे, थोड़ा ध्यान देना एडिशनल ऑर्डर को लेकर, क्योंकि एडिशनल ऑर्डर कुछ ऐसे नहीं है कि आपको हर बार जजमेंट में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। एडिशनल ऑर्डर ऐसा है कि जैसे अपन लोग नॉर्मली, जैसे अपने जब ट्रायल के बारे में पढ़ा तो अपने ने ट्रायल में ऐसे बोला कि भाई, नॉर्मली एक डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई अपने ने बोला कि कोर्ट जब जजमेंट सुनाएगी ना, जब कोर्ट जजमेंट सुनाएगी उसके बाद कोर्ट ना पार्टीज को सुनेगी। किस चीज पर सुनेगी, किसको कितनी सजा सुनानी चाहिए, सजा सुनानी भी चाहिए या नहीं सुनानी चाहिए, अपने ऐसे कुछ बोला था याद है कि कोर्ट जब जजमेंट सुनाएगी तो जजमेंट सुनाने के बाद कोर्ट पार्टीज को सुनेगी कि भाई इसको कितना सेंटेंस या कितना अमाउंट ऑफ पनिशमेंट देना है, एंड देन अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, देन कितना, देन उसको सजा सुनाएगी विच इज सेंटेंस। वहां अपने ने बोला था कि कोर्ट जो है पार्टीज को किन चीजों पे सुनेगी, कोर्ट सुनेगी कि भाई क्या पोर्शन ऑफ सेंटेंस, मतलब कितने अमाउंट की सजा सुनाई जाए, क्या सजा सुनाई भी जाए या नहीं, ये भाई साहब को सजा सुनाई भी जाए या नहीं। अपने ने कुछ ऐसी सी बातें की थी कि जजमेंट सुनाने के बाद अगर कोर्ट एक्यूज को कन्विक्ट करती है तो पार्टीज को सुनती है कि सजा सुनानी है नहीं सुनानी है, ये सब चीजें। वहां पर जो अपने बोलते हैं सजा सुनाई भी जाए या नहीं, इसको हम बोलते हैं कि क्या एक्यूज को रिलीज किया जाए क्या ऑन प्रोबेशन। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान देना। कोर्ट जब भी जजमेंट सुनाती है और उस जजमेंट के अंदर एक्यूज्ड को कन्विक्ट करती है, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि कन्विक्ट किया और हाथों हाथ सजा सुनाती, नहीं, उसके बाद कोर्ट दोनों पार्टीज को अमाउंट ऑफ पनिशमेंट पे सुनती है कि सजा कितनी सुनानी चाहिए। उसमें एक पार्टी बोलती है, मतलब कोर्ट दो चीजों पे सुनती है, एक अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, दूसरी सजा सुनाई भी जानी चाहिए या नहीं, दो चीजों पे सुनती है, सजा सुनाई भी जानी चाहिए या नहीं और दूसरा अमाउंट। उसके अंदर प्रोसिक्यूशन अपनी बातें बोलता है कि सर इसको सजा होनी चाहिए, इसने जो ऑफेंस किया है वो नॉर्मल ऑफेंस, जो भी उसको लगता है कि थोड़ा वो नहीं कैसे उकसा सके वो कोर्ट को कि हाँ इसको सजा सुनानी चाहिए। एक्यूज ऐसी बातें बोलता है कि वो थोड़ा कोर्ट के मन में दरिया दिली ला सके कि नहीं सर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे से ऑफेंस गलती से हो गया, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं लोगों की भलाई करता हूँ, ताकि लोग को कोर्ट को लगे चलो ठीक है कोई बात नहीं देखते हैं। तो इन शॉर्ट, जजमेंट सुनाने के बाद अगर कोर्ट जजमेंट में एक्यूज को कन्विक्ट करती है तो पार्टीज को सुनती है किस चीज पे, अमाउंट पे, और सजा सुनाई जानी चाहिए या नहीं। सजा सुनाई जानी चाहिए या नहीं इसको हम बोलते हैं किस पे, कोर्ट सुनती है रिलीज ऑन प्रोबेशन पे, रिलीज ऑन प्रोबेशन पे। ये एक एडिशनल ऑर्डर है। अगर कोर्ट को लगा, फॉर एग्जांपल कोर्ट ने पार्टीज को सुना और बाद में कोर्ट को लगा कि हाँ यार इसको रिलीज कर देना चाहिए, सलमान खान का केस, वो जो मुंबई वाला, वो जो उसने क्या है वो फुटपाथ पे जो गाड़ी चला दी थी, जजमेंट उठा लो, उसको कन्विक्ट किया गया, उसके अंदर जजमेंट के अंदर वो कन्विक्टेड है, उसके बाद उसको प्रोबेशन पे छोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि जजमेंट में वो कन्विक्ट नहीं हुआ है, जजमेंट में उसको कन्विक्ट किया गया सेशन कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट ने भी उसकी जजमेंट को रखा है, पर उसके गुड कंडक्ट के बेसिस पे, जो उसकी वो जो एनजीओ चलती है उसके बेस पे उसको प्रोबेशन दिया गया है, उसको रिलीज किया गया, दैट इज एडिशनल ऑर्डर। जजमेंट में उसको कन्विक्ट किया गया, फिर एक एडिशनल ऑर्डर पास किया गया किस चीज का, रिलीज का। तो ये जजमेंट के बाद एडिशनल ऑर्डर है। तो ये क्या है,
जजमेंट से कनेक्टेड एडिशनल ऑर्डर है कि जजमेंट में तो कन्विक्ट किया गया पर उसको रिलीज किया गया। तो एडिशनल ऑर्डर क्या क्या होते हैं? जो एडिशनल ऑर्डर हो सकते हैं, पहला मान लो रिलीज लिख देता हूं, रिलीज ऑन प्रोबेशन, ऐसे कुछ आ सकता है एडिशनल ऑर्डर, जजमेंट के दौरान जो ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। दूसरा ऑर्डर किया जा सकता है कि नोटिफाई करिए एड्रेस, ऑर्डर टू नोटिफाई एड्रेस, ऑर्डर टू पे कंपेंसेशन, जजमेंट के अंदर कंपेंसेशन ऑर्डर हो सकता है। एक तो होता है फाइन, फाइन तो होता है कि भाई सेंटेंस के अंदर ही कहा गया है, फाइन इज ए पार्ट ऑफ पनिशमेंट, कंपेंसेशन मतलब प्रोसिक्यूशन हुआ है वो उसको दिलाया जाए। फिर उसके बाद कंपेंसेशन हो गया, फिर उसके बाद एक और कंपेंसेशन और होता है, कंपेंसेशन दो तरह के ऑर्डर होते हैं, एक होता है कोस्ट, ऑर्डर टू पे कोस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, 92, 93, 94, 95, ठीक है, 94, 95, 96 दो हैं इसके अंदर, 92, 93, 94, 95, 6, 7, 8 सॉरी, चार सौ, 401, 402, ठीक है, ये कुछ एक है 395 और 399, ये कुछ एक एडिशनल ऑर्डर है जो अपने पढ़ेंगे। बेसिकली बता देता हूं, ये रिलीज के बारे में तो अपने बात कर चुके हैं। नोटिफाई एड्रेस का मतलब ऐसा होता है कि जब आप मान लो जज हो, आपने किसी को सजा सुनाई, आपको लगता है कि यार ये बंदा ना थोड़ा ऐसा है कि ना गड़बड़ करता रहता है, कोई पहली बार इसने नहीं किया, तो आप ये ऑर्डर पास कर सकते हो जजमेंट में कि भैया इतने साल की तुमको सजा है और सजा जब छूटेगी ना अपना एड्रेस बता के जाना। किसको बताओगे भाई? मान लो आपने अथॉरिटी लिख दिया कि भाई तुम जो भी नियर बाय थाने में जहां भी रह रहे हो वहां अपना एड्रेस बता के जाना, तो उसको बोला जाता है कि आप अपना एड्रेस नोटिफाई करोगे जहां रह रहे होगे, ताकि हमको पता रहे तुम क्या कर रहे हो और कहाँ रह रहे हो। पे ऑफ कंपेंसेशन, कंपेंसेशन दो तरह के होते हैं। एक कंपेंसेशन तो होता है कि कोर्ट को लगा, भाई कोर्ट ने मान लो कि भाई जो एक्यूज पर्सन है उसको कन्विक्ट किया, बाद में कोर्ट को लगा कि यार सरकारी वकील का खर्चा हुआ है इसके अंदर, वो दिलवाना चाहिए। लगा कि यार इसने जो ऑफेंस किया है उस ऑफेंस की वजह से विक्टिम को नुकसान हुआ है, विक्टिम को मान लो उसका पैर टूट गया, उसका पैर कट गया, तो इसको कंपेंसेशन दिलवाना चाहिए, तो कोर्ट कंपेंसेशन दिलवा सकती है। एक कंपेंसेशन और होता है कि अगर कोई पर्सन किसी के ऊपर फॉल्स केस करवा के उसको फॉल्स अरेस्ट करवा देता है, झूठा केस किया और झूठा अरेस्ट करवाया, तो उसमें भी कंपेंसेशन होता है, वो 399 है। फिर एक होता है कोस्ट इन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये क्या है कि नॉन कॉग्निजेबल केस के अंदर कोर्ट कोस्ट दिलवा सकती है किसको? प्रोसिक्यूशन को। देन इज रिलीज। ये ऐसे करके कुछ एक एडिशनल ऑर्डर है। एक चीज ध्यान रखना, ये कभी भी जजमेंट से कनेक्ट करके नहीं पूछे जाएंगे, हमेशा अलग पूछे जाएंगे। पर अपने इसलिए इसको ऐसे पढ़ रहे हैं ताकि अपने को याद रहे कि जैसे ही वो पूछे ना व्हाट आर द पावर्स ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर या फिर टू ऑर्डर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन व्हाइल पासिंग ऑफ जजमेंट, तो कोर्ट की क्या पावर्स है कि वो कंपेंसेशन के लिए ऑर्डर कर सकती है एट टाइम ऑफ पासिंग ऑफ जजमेंट। अपने को याद आ जाए कि हाँ जजमेंट में अपने ने पढ़ा था कि एडिशनल ऑर्डर होते हैं। ये ना हो कि वो बोले व्हाट आर द पावर ऑफ कोर्ट टू पास जजमेंट एट टू ऑर्डर या टू ऑर्डर पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन एट टाइम ऑफ पासिंग ऑफ जजमेंट। अपने इसी में रहने की यार जजमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा आपने ने, तो इसको जजमेंट से कनेक्ट करके पढ़ना, क्योंकि ये वो एडिशनल ऑर्डर है जो जजमेंट के दौरान ही होते हैं। मतलब जब कोर्ट जजमेंट पास करती है ना, प्रोनाउंस जब करती है तब होते हैं। तो अगर कोई भी एडिशनल ऑर्डर में से, और यहाँ से मेंस के क्वेश्चन आते हैं, ये रिलीज ऑन प्रोबेशन मेंस प्री दोनों आते हैं, नोटिफाई एड्रेस आया हुआ है, ठीक है, कोस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस प्री में आया हुआ है, पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन प्री में आया हुआ है। तो ये ऐसे है कि ये चारों इंपॉर्टेंट है। कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर अपने इस टॉपिक को चालू करते हैं। ठीक है, यस, कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर अपने टॉपिक चालू करें। 394 से चालू करेंगे, विच इज कोर्ट की पावर की ऑर्डर करना कि आप अपना एड्रेस नोटिफाई करिए। हम्म
ऐसा नहीं है कि अपील की जाती है तभी कोर्ट ऑर्डर करेगी, नहीं, अपने पढ़ेंगे। कोर्ट की इच्छा है बिना अपील के भी, मतलब सुओ मोटो भी ऑर्डर कर सकता है, पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन सुओ मोटो भी ऑर्डर कर सकता है। यस, चलें फिर अपने टॉपिक पे। ठीक है, एक चीज ध्यान रख लेना, ऑल्दो मैंने आपको बोला ऐसा कि प्री में आता है, प्री में यहां से क्वेश्चन आए बहुत बार कम हुए हैं, पर ये टॉपिक ऐसा है जहां से प्री के क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। तो ऑल्दो क्वेश्चंस यहां से प्री के कम आए हैं, मेंस के ज्यादा बार आए हुए हैं, मतलब यहां से ये जो 4 टॉपिक है ना, इनमें से मेंस के क्वेश्चन ज्यादा बार आए हुए हैं। ठीक है, पर फिर भी क्योंकि यहां से प्री के क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है तो पढ़ लेना, प्री के हिसाब से पढ़ लेना। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले आते हैं ऑर्डर टू नोटिफाई एड्रेस। सेक्शन 394, ऑर्डर टू नोटिफाई एड्रेस, कि भाई एड्रेस नोटिफाई करने के लिए। तो ये ऐसा है, कुछ कुछ इस तरह से बोलता है। पहली चीज, कोर्ट किसको बोलेगा कि भाई तुम अपना एड्रेस, मतलब नोटिफाई एड्रेस पूरा लिख देते हैं, आफ्टर रिलीज, आफ्टर रिलीज। भाई कोर्ट किसको बोलेगा कि भाई तुम जेल से छूटने के बाद भी एड्रेस बताना अपना कि तुम कहां रह रहे हो। कोई ऐसा होगा जो क्राइम करता रहता होगा, जो कोई ऐसा आदमी जिसने पहली बार क्राइम किया हो या जिसने कोई छोटा मोटा क्राइम किया हो, कोर्ट उसको थोड़ी बोलेगी कि तुम भी जेल से छूटने के बाद। कोई ऐसा जिसको कोर्ट को लगे कि हाँ यार ये है जो गड़बड़ करता रहता है, इसका पता रहना चाहिए कि कहाँ रहता है, उसी को बोलेगा। तो पहली बात ध्यान रखना, ये कब होगा, अगर कोई ऐसा पर्सन जो प्रीवियसली कन्विक्टेड हो, प्रीवियसली कन्विक्टेड हो। अब आते हैं टॉपिक पे, ये ऑर्डर कब किया जाएगा। एक मिनट यार, इफ पर्सन accused previously कन्विक्ट हुआ है फॉर एनी ऑफेंस punishable with imprisonment of 3 years or more। दूसरी कंडीशन, अगेन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस punishable with 3 years or more। एक मिनट आ रहा है। हाँ, बाद में क्लास चल रही है अभी, क्लास नहीं, क्लास चल रही है अभी, नहीं नहीं, कोई कह रहा हूँ।
यस सॉरी यार, चलो ठीक है। कोर्ट प्रीवियस कन्विक्शन के केस में ऐसा ऑर्डर करेगी। अब ये ऑर्डर करेगी कब? दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला, अगर कोई भी पर्सन, जो एक्यूज पर्सन है ना, जिसको कोर्ट कन्विक्ट कर रही है, वो पहले किसी भी ऑफेंस, याद ये यहां ध्यान देना, ऑफेंस कहां गया, ऑफेंस, ये नहीं है कि उसको सजा 3 साल से ऊपर हुई हो, ऐसे किसी ऑफेंस के लिए वो कन्विक्ट हुआ है जिसके अंदर सजा 3 साल या उससे ज्यादा हो सकती थी। सजा चाहे कितनी भी हुई हो, हमको कोई लेना देना नहीं है। और वो फिर दोबारा किसी ऐसे सेम ऑफेंस नहीं, दोबारा किसी ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट होता है जिसके अंदर उसको सजा 3 साल या उससे ज्यादा हो सकती है। विच मीन्स एक बंदा है जो पहले कन्विक्ट हुआ है, जो पहले कन्विक्ट हुआ है, कोई भी ऐसा, कोई भी, मान लो ऑफेंस नंबर 1, ऑफेंस नंबर 1 जिसके अंदर उसको सजा, या फिर ऑफेंस नंबर 1 जो पनिशेबल है विद 3 ईयर और मोर। अभी आते हैं अपने इस पे, ठीक है। वो अगेन कन्विक्ट होता है, वो अगेन कन्विक्ट होता है एनी ऑफेंस, जरूरी नहीं है ऑफेंस नंबर 1 ही हो, ऑफेंस नंबर 2, 3, 4, कोई मर्जी ऑफेंस हो, बस ये ऑफेंस भी पनिशेबल हो विद 3 ईयर और मोर। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि वो पहले जिस ऑफेंस के लिए हो उसी सेम ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो। फॉर एग्जांपल, पहले वो थेफ्ट के लिए कन्विक्ट हुआ हो तो दोबारा थेफ्ट नहीं, बस इतना हो कि पहले वो ऐसे किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हुआ था जिसके अंदर उसको सजा या ऑफेंस वाज पनिशेबल विद 3 ईयर और मोर। अगेन वो ऐसे किसी भी ऑफेंस, कोई भी सेम हो, कोई और हो, जिसके अंदर सजा उसको 3 साल या उससे ज्यादा हो सकती, अगेन ऐसे किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुआ है। तो ये कहा गया है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, तब ये कहा गया है कि कोर्ट जो है, कोर्ट में ऑर्डर हिम, जरूरी नहीं ऑर्डर करेगी, में ऑर्डर हिम, या फिर बोल दो कन्विक्टेड पर्सन को ये ऑर्डर कर सकती है टू नोटिफाई एड्रेस आफ्टर रिलीज, आफ्टर रिलीज। यस, इस बात को लेकर कोई भी डाउट, अभी अपने मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास पे सूरज बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, अब ध्यान देना, कोर्ट कब किसी को बोलेगी कि भैया आप एड्रेस बताओ, पहली बात ये ध्यान रखना, उसको क्या बोल रही है कि एड्रेस कब बताना है? रिलीज के बाद, रिलीज के बाद। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं अभी ध्यान देना। अब हमको ये तो समझ आ गया, ये ऑर्डर कब होता है? ये ऑर्डर होता है अगर कोई बंदा पहले कन्विक्ट हुआ है और वो दोबारा कन्विक्ट होता है। कौन से ऑफ कितनी सजा होनी चाहिए? यहाँ पर रूल है 3 साल वाला रूल है। एक कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, कौन सी कोर्ट ऑर्डर करेगी? कौन सी कोर्ट ऑर्डर करेगी? वो कोर्ट जो सेंटेंस पास कर रही है, कोर्ट पासिंग सेंटेंस। कब ऑर्डर करेगी? एट टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस, एट टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस। ये ऑर्डर कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगा? मैक्सिमम 5 years from date of release। ओए शोर मत कर। From date of release। ये कुछ एक प्री के क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये प्री का क्वेश्चन आया हुआ है कि सेक्शन, जैसे पहले ये 350, 345, 6, 356 हुआ करता था, अब ये हो गया आपका 394
कि सेक्शन 394 के अंदर जो ऑर्डर होता है वो कितने पीरियड के लिए वैलिड होता है, मैक्सिमम 5 इयर्स। कोर्ट जो भी उसको बोलेगी ना कि अपना एड्रेस नोटिफाई करना, तो कोर्ट उसको बोल सकती है भी आपको एड्रेस नोटिफाई करना होगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 5 साल के लिए बोल सकते हो, मैक्सिमम 5 साल। कौन सी कोर्ट? जो कोर्ट सेंटेंस पास कर रही है। कौन से वाला? सब दूसरे वाला। कब ऑर्डर करेगी ये? सेंटेंस पास करते टाइम, उस समय आप ये ऑर्डर कर सकते हो, ऐसे नहीं बाद में ऑर्डर कर रहे हो, उस समय। कब ऑर्डर होगा? बंदा प्रीवियसली कन्विक्टेड है और दोबारा कन्विक्ट होता है तो। ये इसकी कुछ एक कनेक्टेड बातें हैं। अब इससे रिलेटेड जो और बातें हैं, तो पहली बात तो कौन सा है, कौन सी कोर्ट पास कर सकती है। अब यहां से अपने एक बात निकालेंगे कि कौन सी कोर्ट पास कर सकती है। वो कोर्ट जो सेंटेंस पास कर रही है। अब इसी के अंदर ध्यान देना, ये जो हम बोलते हैं ना कि कौन सी कोर्ट सेंटेंस पास कर रही है, ये तो हम तब बोलते हैं कि अगर ट्रायल कोर्ट ही हो तो। पर इसके अलावा कौन सी कोर्ट पास कर सकती है? एपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट। हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जब अपनी रिवीजन की पावर यूज कर रहे हैं, रिवीजन हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, रिवीजन क्या होता है? जब वो केस को अपने पास बुलाते हैं। तो अगर वो केस को अपने पास बुला रहे हैं और रिवीजन की पावर यूज कर रहे हैं, तब भी वो केस के अंदर जो भी ऑर्डर पास कर रहे हैं, कोई भी ऑर्डर पास कर रहे हैं, तब भी वो ये ऑर्डर पास कर सकते हैं। और अगर मान लो केस में जो भी ऑर्डर आता है, एक्यूज को कन्विक्ट किया, उसके बाद मामला अपीलेट, मान लो एक्यूज अपील में जाता है, तो अपीलेट कोर्ट भी ये ऑर्डर कर सकती है। चाहे ट्रायल कोर्ट ने या फिर चाहे कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ने ये ऑर्डर किया था या नहीं किया था, कोई मैटर नहीं करता। अगर वो केस सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में इन रिवीजन जा रहा है, तो सेशन कोर्ट हाई कोर्ट भी ऑर्डर कर सकती है। और अगर वो केस अपील में जा रहा है, तो अपीलेट कोर्ट भी ये ऑर्डर कर सकती है। ये प्री में आया हुआ है कि 394 में ऑर्डर कौन सी कोर्ट कर सकती है। ओरिजिनल कोर्ट तो कर ही सकती है, कोर्ट जो सेंटेंस पास कर रही है वो तो कर ही सकती है, उसके अलावा ये और कोर्ट है जो कर सकती है। कोई भी डाउट अभी तक? यस, कोई भी डाउट अभी तक? कोर्ट कौन सी ऑर्डर पास कर सकती है, ये ध्यान दे लेना। प्री का क्वेश्चन है कि ये ऑर्डर कौन सी कोर्ट पास कर सकती है, ये ऑर्डर कब होगा, ये ऑर्डर मैक्सिमम कितने टाइम के लिए पास किया जा सकता है। अब आ जाओ आगे की बात। मैक्सिमम कितने टाइम के लिए तो हो गया, अब कुछ एक जो अलग सी बातें हैं। अरेस्ट विदाउट वारंट। अरेस्ट विदाउट वारंट का सेक्शन क्या है? अरेस्ट विदाउट वारंट का सेक्शन क्या है? अरेस्ट विदाउट वारंट का सेक्शन नंबर अरेस्ट विदाउट वारंट का सेक्शन नंबर यस। अब ध्यान देना, ऑल तो ये बात यहां नहीं लिखी है पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी ऐसा कन्विक्टेड पर्सन जिसको सेक्शन 394 में ऑर्डर किया गया था, अगर वो 394 के ऑर्डर का ब्रीच करता है, विच मीन्स कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया, उसको बोला कि छूटने के बाद एड्रेस बताना, 2 साल की सजा सुनाई, 2 साल की सजा खत्म हो गई, वो छूट गया, छूटने के बाद उसने एड्रेस नहीं बताया,
या फिर उसको कहा था 3 साल तक एड्रेस बताओगे, उसने 1-2 साल तो बताया, बाद में उसने एड्रेस बताना ही छोड़ दिया, एड्रेस चेंज कर गया और बताया भी नहीं। इन शॉर्ट 394 के अंदर ऑर्डर हुआ था और उसने 394 के ऑर्डर का अगर ब्रीच किया है, उसको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। एक चीज तो 394 के ऑर्डर का अगर ब्रीच होता है उसका अरेस्ट हो सकता है बिना वारंट के, ये पूछा जाता है और ऐसे ही पूछता है वो, अपना ध्यान जाता है 394 पे कि यार 394 में ये बात कहां लिखी है, 394 में नहीं, ये बात सेक्शन 35 में लिखी है कि विदाउट वारंट के अरेस्ट हो सकता है अगर कोई भी पर्सन ब्रीच करता है ऑफ सेक्शन 394। ध्यान देना, ठीक है। एक दूसरा जो ऑब्वियस है, हम कहते हैं कि भाई कोई ऐसा पर्सन जिसको कोर्ट ने जो पहले कन्विक्ट हुआ और दोबारा कन्विक्ट हुआ, अब मान लो ये वाली कन्विक्शन ही हट गई, तो कोई पर्सन है जो पहले कन्विक्ट हुआ और फिर दोबारा कन्विक्ट हुआ, अब मान लो ये कन्विक्शन ही हट गई, तो ये कन्विक्शन अपील में हट गई, मामला अपील में गया, अपीलेट कोर्ट ने कह दिया कि नहीं इस पे सजा नहीं बनती, इसको एक्विट किया जा रहा है। अब ये कंडीशन फुलफिल हुई, पहले कन्विक्टेड था, दोबारा कन्विक्ट हुआ, पर अब दोबारा वाली कन्विक्शन ही सेट असाइड हो गई, अब तो वो है ही नहीं, तो अब तो ये कंडीशन नहीं है, तो ऑर्डर का क्या होगा, तो ऑर्डर का क्या होगा, तो ध्यान देना, अगर कन्विक्शन हुआ था, ऑर्डर पास किया था कोर्ट ने, पर बाद में अगर अपीलेट कोर्ट उस कन्विक्शन को सेट असाइड कर देती है, ऑर्डर भी वॉइड हो जाएगा, ऑर्डर वॉइड हो जाएगा, ऑर्डर लागू नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कन्विक्शन ही नहीं है, अब किस बात का ऑर्डर, ऑर्डर लागू नहीं रहेगा। ये कुछ एक इसके अंदर बेसिक बातें हैं, ध्यान देना, प्री के अंदर जो बातें पूछी जाती हैं। पहला कौन सा सेक्शन है जो ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस के बारे में बात करता है? सेक्शन 394। कोर्ट को कब बताना होता है, इसके अंदर ये 3 साल वाला रूल ध्यान रखना कि भैया वो कम से कम 3 साल के लिए कन्विक्ट होना चाहिए, कम से कम, कन्विक्ट मतलब ऑफेंस जो हो। देन उसके बाद कितने पीरियड के लिए होता है ऑर्डर, कब ऑर्डर उसको बताना होता है, कौन कौन सी कोर्ट ऑर्डर कर सकती हैं। उसके बाद ये पॉइंट याद रख लेना कि अरेस्ट हो जा सकता है उसका, अगर ऑर्डर को ब्रीच करता है तो अरेस्ट होगा विदाउट वारंट, अगर कन्विक्शन सेट असाइड हो जाती है तो ऑर्डर वॉइड हो जाएगा। ये कुछ एक बेसिक बातें हैं इसके अंदर। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, ये आपका एडिशनल ऑर्डर का पहला आपने ने पढ़ा है विच इज ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के अंदर डायरेक्ट आया हुआ है कि कब कोर्ट ये ऑर्डर पास कर सकती है फॉर नोटिफाइंग एड्रेस टू कन्विक्टेड पर्सन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये, ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर, ऐसे करके क्वेश्चन था ये। हाँ अभी बता रहा हूँ, अभी एक बार कोई डाउट हो जाए फिर मैं ये जो छोटी मोटी चीजें ना वो बता दे रहा हूँ, पर वो बातें पहले ही बता रहा हूँ कि वो अपने किसी काम की नहीं है, इसलिए उस पर मत जाना। जैसे कि वो मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास वाली बात पे आते हैं। ठीक है, अब कुछ एक बातें हैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी इच्छा है ध्यान रख लेना। पहली लाइन, 1 2 3 4, हाँ चौथी लाइन मतलब तीसरी लाइन से चालू हो जाओ। वेर ए पर्सन इज अगेन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और मोर बाय एनी कोर्ट अदर देन मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। क्या बोल रहा है ये? पर्सन इज अगेन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद 3 years और मोर बाय एनी कोर्ट अदर देन मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, विच मीन्स पहले कन्विक्ट हुआ था, दोबारा कन्विक्ट होता है किसी भी कोर्ट द्वारा अदर देन मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, विच मीन्स मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ये ऑर्डर नहीं कर सकता।
क्यों? क्योंकि अगर मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास वाला द्वारा कन्विक्ट किया जाता है कोई भी पर्सन, तो उस पर ये सेक्शन ही नहीं लगेगा। सेक्शन 394 नॉट अप्लाई। एक दूसरा आ जाओ, जो आगे की कहानी है वो कुछ इस तरह से है। नॉर्मली अपने ऐसा बोल देते हैं कि भाई कोर्ट ऑर्डर करेगी कि आप अपना एड्रेस नोटिफाई करो। एक्चुअली इसमें क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर करेगी, आप अपना एड्रेस नोटिफाई करेंगे, चेंज इन एड्रेस नोटिफाई करेंगे। चेंज मतलब अगर आप चेंज एड्रेस चेंज करते हैं तो भी नोटिफाई करेंगे। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, मतलब अपने जो आपने जो एड्रेस बताया उसको अगर छोड़ के कहीं बाहर जाते हैं, कहीं बाहर किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, तो एब्सेंस फ्रॉम एड्रेस ये भी नोटिफाई करेंगे। ये कुछ एक बातें हैं। इसको इस तरह से इन्होंने लिखा है कि भाई आप कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आप अपना एड्रेस नोटिफाई करो। एड्रेस में अगर आप कुछ चेंज कर रहे हो तो वो नोटिफाई करो। रिलीज के बाद कल को एड्रेस चेंज कर रहे हो तो वो भी नोटिफाई करोगे आप। और अगर आप अपने एड्रेस से एब्सेंट होते हो, एड्रेस ऑफ रेजिडेंस, तो वो भी बताओगे। अपने नॉर्मल बोलते हैं इसके अंदर कि कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है कि आप अपना एड्रेस नोटिफाई करेंगे। बस इतनी सी इसमें बात है। ठीक है, ये कुछ एक बातें हैं। ये अपना एडिशनल ऑर्डर पहला खत्म है, बाकी अपने अगली क्लास में करेंगे। तो जजमेंट ऐसा है जी, पहले ही बता रहा हूँ, जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्री, आपका मेंस, मान के चलना कि जजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे तो वो प्री में आ गया है चाहे वो मेंस में है। ठीक है, तो अब अपनी क्लास खत्म करते हैं। कल की आपकी छुट्टी है। आपके आज का टेस्ट जिन लोगों ने, मतलब जिनका कॉलेज चल रहा है, सॉरी जिनका एग्जाम चल रहा है, किसी वजह से नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, पर जो लोग टेस्ट दे रहे हो दे देना, आपके आज ही चेक होके आपको मिल जाएंगे। अगला टेस्ट होगा 1 to 34 था नहीं ये अब अगला होगा आपका अरेस्ट और सम्मन को इंक्लूड करके होगा। देख लेंगे क्या है। हाँ जी बताइए। हाँ, एड्रेस नोटिफाई ना करने पर कहाँ गया? अगर वो बंदा एड्रेस नोटिफाई नहीं करता है तो उस पर चलता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसके अलावा उस पर बीएनएस में भी सेक्शन चलता है। बीएनएस के अंदर और कई अपने टॉपिक पढ़ेंगे जो हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अपने फिर भी पढ़ेंगे कि कोर्ट ने आपको कोई ऑर्डर दिया था या कोई पब्लिक सर्वेंट ने आपको कोई काम करने को या ऑर्डर दिया था, आपने उसको फॉलो नहीं किया, तो उसके लिए भी सेक्शन है, पनिशेबल सेक्शन। तो यहाँ पर उस पर धारा चलेगी, एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा और बीएनएस की भी धारा लगेगी। कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट नाम से एक एरिया है, वहां का लगेगा, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा अगर उसने नोटिफाई नहीं किया तो। अरेस्ट तो होगा ही होगा। अरेस्ट किस लिए किया जाएगा? अरेस्ट करके कोर्ट में लाया जाएगा और फिर उसके ऊपर उस चीज का केस चलाया जाएगा। अरेस्ट के लिए वारंट की जरूरत नहीं है। मत कर। ठीक है, चलो भाई आज की आपकी क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर अपने अगली क्लास करेंगे। चलिए, थैंक यू।